वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों आज मैं लेकर आया हूं मैथ्स की मैराथन क्लास। एचएससी के जितने प्रीवियस ईयर से एग्जाम है उसमें से हमने सभी क्वेश्चंस मैथ्स के इसमें डाले हुए हैं। बच्चों अगर लेवल की बात करूं तो इजी, मीडियम और डिफिकल्ट तीनों टाइप के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जिस मेथड से बच्चों हम इसमें क्वेश्चंस कराएंगे उस मेथड से आपको ये क्वेश्चन सारे बहुत इजी हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो साथ साथ आपने क्या करना बच्चों, नोट्स जरूर प्रिपेयर करने हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। हमारे इस प्रयास को बच्चों लाइक शेयर कमेंट करके जरूर सफल बनाइएगा। आपकी सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप दूसरे सब्जेक्ट की इसी तरह की मैराथन क्लासेज वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत बार रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस में और देख के एक बार लगता है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों बहुत ईजी है, सिर्फ एक कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। जब कभी इस तरह से सर्च में दे रखो बच्चों पावर्स का, तो आपने क्या करना है ये ध्यान रख लीजिएगा ऐसे। ओके, जो यहाँ पे होंगे इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो इस तरह से होगा, जैसे मैंने एरो लगाया है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये पावर्स होंगी मल्टीप्लाई और ये यहाँ पे होंगी। ज़्यादा हमें बेसिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से देखिएगा 2 लिख दिया हमने और जो 9 4 जैसे यहाँ पे 36 है। ओके, ऐसे ये वाले ऊपर लिखने हैं मल्टीप्लाई करके और ये वाले नीचे लिखने हैं। तो 6 ये कितने होते हैं बच्चों 18। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा बेस कितना बच्चों 2 है, तो यहाँ से देखिएगा 9 चौके कितने होते हैं बच्चों 36 और इसी तरह से 6 ये कितने होते हैं 18। क्लियर है, तो 18 दूनी 36। इस तरह से आपके पास 2 आ जाएगा। और आप सभी को पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों 2 यानी कि डी ऑप्शन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, यदि 30 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में कोई कार्य पूरा करते हैं तो 21 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है और इसको हम करते हैं MDH फॉर्मूले से। ओके, ये MDH फॉर्मूला क्या बच्चों बहुत बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इनके ऊपर हमने पूरी वीडियोस तैयार की हुई है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। MDH का मतलब पता क्या बच्चों, अगर काम एक ही हो, ध्यान से समझ लीजिएगा। वैसे भी अगर काम एक हो तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट में है ना बच्चों, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को। देखिएगा जरा, 7 इंटू में 16, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर काम एक ही हो, एक जैसा काम वही इन्होंने किया और वही इन्होंने किया। इसी तरह से जो सेकंड में है उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, और निकालना क्या बच्चों, इसमें दिन निकालना दूसरे पोर्शन में, तो D2 आ जाएगा। उसके बाद आपने इनको कैंसिल आउट कर देना है। ओके, आप इनको डायरेक्ट कैंसिल ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना है बच्चों, देखिएगा 20 आ गया, यानी कि वो 20 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स का। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपको दिया गया 3000 रुपये। पहले स्टेटमेंट को समझ लीजिएगा कि घोड़े को 10% हानि पर बेचा गया। ओके, अगर उसे 20% लाभ पर बेचते तो 3000 रुपये अधिक मिलते। ओके, तो यहाँ पे ध्यान ये रखना बच्चों, आपने जितना भी अधिक मिलता है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इस तरह से, या कई बार कम भी हो सकता है। ओके, दूसरी बात आपने बच्चों ये ध्यान रखना है कि एक जगह लाभ और एक जगह अगर हानि दे रखा है तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पे लाभ और हानि है तो आप क्या करेंगे, इनको बच्चों दोनों जोड़ देंगे और उसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ओके, और अगर बच्चों दोनों जगह पे लाभ हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों जगह लाभ हो या दोनों जगह हानि हो तो फिर हम उसको माइनस कर देते हैं। ओके, इनटू में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 100, तो आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। क्लियर है, तो इसका जो आंसर आया बच्चों वो कितना आया, 10,000 रुपये, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। ओके, तो आंसर कितना है बच्चों, 10,000 रुपये। डायरेक्ट आप यहाँ से एक क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिएगा, 5 मेज और 6 कुर्सियों की कीमत 2884 रुपये है। 15 मेजों और 18 कुर्सियों की कीमत क्या होगी। ऑप्शंस देख लीजिएगा। जब कभी बच्चों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनकी रिलेशन इनके साथ देखनी है, कुछ बनता है क्या। देखिएगा, आप यहाँ देख रहे हैं 5 मेज हैं तो यहाँ पे कितने हो गए बच्चों, देखिएगा 15 मेज हो गए। यहाँ 6 कुर्सियाँ हैं तो यहाँ पे कितने हो गए, 18 कुर्सियाँ हो गई हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 5 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 15 आता है, 6 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 18 आता है।
ओके, आई होप समझ गए होंगे। तो हमें क्या करना बच्चों, इसको जैसे हम 3 से गुणा करते हैं तो हम इस कीमत को भी 3 से गुणा कर सकते हैं। यानी कि जो आपके पास ये कीमत दे रखी है इसको जस्ट आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 चौके 12 और ये आएगा आपके पास 3 8 24 और 2 26, 2 3 दूनी 6 और 8652 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। तो जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो इनकी रिलेशन जरूर देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन से रिलेशन से ही हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यदि x/2y इक्वल टू 6/7 है तो x माइनस में y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस 14/19 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये ऑप्शन है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या काम करना है, यहाँ पे x/y की रेशो टाइप में हम निकालते हैं। तो इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कितना हो जाता है 12/7, यानी कि x की वैल्यू को हम 12 रखेंगे और y की वैल्यू को हम 7 रखेंगे इसके अंदर, और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ देखिएगा x की वैल्यू 12 रखते हैं, y की वैल्यू 7 रखते हैं, तो बच्चों कितना आएगा 5y में 12 प्लस में 7 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 19 हो जाएगा। और प्लस में क्या बच्चों देखिएगा 14/19, एलसीएम अगर इसका लेते हो तो कितना बनता है बच्चों 19, और इन दोनों को प्लस करते हो तो कितना बनता है बच्चों, यहाँ से देखिए क्योंकि एलसीएम में दोनों जगह पे 19 है तो इसलिए 1 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को आप सीधा प्लस करके आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका 1 होगा, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक घड़ी को 863 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितने की उसे 631 रुपये में बेचने पर हानि होती है। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी बच्चों बहुत रिपीट होता है। आपने क्या ध्यान रखना, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जितना लाभ है उतनी ही हानि हो तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा। ओके, यानी कि आपने क्या करना बच्चों 863 में 631 को प्लस करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो जब बच्चों आप इनको प्लस करते हैं तो कितना बनता है, यहाँ से देखिएगा 4, और ये कितना आएगा बच्चों 9, और ये कितना होगा बच्चों यहाँ से 14 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आंसर आ जाएगा 747, इसका मतलब है ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपये का 2 वर्ष का जो मिश्र धन यानी कि अमाउंट जो है वो 17,640 रुपये हो जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हमने बेसिक फॉर्मूले से नहीं करना है, हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। देखिएगा जरा, विद इन सेकंड आपका आंसर आएगा। ये हमारा मूलधन है बच्चों, सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे 16,000 रुपये, जिसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और ये मिश्र धन आप इस तरह से लिखेंगे जिसको हम अमाउंट बोलते हैं 17,640। ओके, आपने क्या करना बच्चों, सबसे पहले इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों, देखिएगा यहाँ 4 से करेंगे तो 400 आ जाएगा, और जब हम यहाँ पे 4 से करते हैं तो 441 आ जाएगा। आगे डिवाइड नहीं होता। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे 2 वर्ष अगर दे रखा हो, बहुत आसान मेथड है बच्चों ये करने के लिए। 2 वर्ष दे रखा है तो इसका वर्गमूल कर दीजिएगा, और अगर 3 वर्ष होगा तो बच्चों इसका घनमूल कर दीजिएगा। ओके, तो जब हम इसका वर्गमूल करते हैं तो बच्चों कितना आता है 20, और यहाँ से कितना आता है बच्चों 21। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा बच्चों, 20 रुपये की चीज़ हम अगर 21 रुपये में बेचें तो हमें 1 रुपये का फ़ायदा होता है। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। तो आपने क्या करना, दर निकालने के लिए क्या करोगे, जितना बीच का गैप है, जैसे 1 है यहाँ पे, तो बटे में क्या करोगे मूलधन करते हैं हम, और गुणा में क्या करोगे बच्चों 100 कर दोगे आप यहाँ से। तो इसका मतलब सीधा ही आपके पास जो दर है वो 5% आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज में अगर दर निकालनी है उसका बहुत ही आसान मेथड है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 वर्ष होंगे तो बच्चों क्या करना, वर्गमूल करेंगे, और अगर 3 वर्ष हो जाएगा तो घनमूल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर है। इसमें अधिक से अधिक कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। आप जिस रूम में बैठे हैं बच्चों उसमें देखिएगा जरा कि अगर हम उसमें बड़े से बड़ा बांस रखना चाहेंगे तो कहाँ पे रखा जा सकता है। फर्श के कोने से लेकर और जो छत का एक कोना होगा वहाँ तक रखा जा सकता है। इसका मतलब बच्चों इसमें हमें इसका विकर्ण निकालना है, और विकर्ण जो होता है बच्चों वो इस तरह से आएगा, इस फॉर्मूले से L² B² और H², क्योंकि जो कमरा होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ओके, तो ये विकर्ण होगा, यानी कि L की वैल्यू कितनी है आपके पास, इसमें देखिएगा 12 है बच्चों तो 12² आ जाएगा, 9 है तो 9² कर देंगे आप चौड़ाई, और ऊंचाई जो है बच्चों वो 8² है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से देखिएगा ये कितना बना बच्चों 144, और ये 81 और प्लस में 64। तो जब आप इनको प्लस करते हैं तो बच्चों ये आता है 289, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है बच्चों। ओके,
तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 17 सेंटीमीटर आएगा। बहुत आसान मेथड से आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 25 मीटर और 9 मीटर है के बदले में समान क्षेत्रफल, यानी कि जितना एरिया उस प्लॉट का है उसी क्षेत्रफल का एक वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है। उस वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा बच्चों, ये बताना हमें। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा बच्चों, जो हमारा एक आयताकार प्लॉट होता है वो इस तरह से होगा और जो एक वर्गाकार प्लॉट होगा वो इस तरह से होगा। यानी कि आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई जो है वो एक ही जैसी होती है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अब आपको ये कहा गया है इसके अंदर कि जिस आयताकार प्लॉट की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई जो है वो 7 मीटर है, जितना इसका क्षेत्रफल है उतने ही क्षेत्रफल का ये प्लॉट जो है वो व्यक्ति लेना चाहता है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, अगर हम इसकी भुजा को a माने तो इसका मतलब है जो इसका क्षेत्रफल होता है बच्चों a² होता है, और जो इसका आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा में चौड़ाई। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आता है 225, यानी कि ये है बच्चों 15 का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो a की वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी 15। क्लियर है, यानी कि इस वर्ग की भुजा जो है बच्चों वो 15 मीटर आई है। अब हमें क्या निकालना बच्चों, इस वर्गाकार खेत का परिमाप निकालना है, यानी कि इसका पैरामीटर निकालना है। तो अगर एक भुजा 15 है तो सारियों को जोड़ करोगे या 15 को 4 से गुणा करोगे तो जो परिमाप होता है बच्चों वो भुजा गुणा में 4, यानी कि 60 आ जाएगा आपके पास इसका आंसर 60 मीटर, और ये ऑप्शन होगा बच्चों डी। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो स्टेटमेंट से मत डरिएगा, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत इजी हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 9, 10, 11, 12 से लेकर 41 तक का औसत ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। तो आपको पता बच्चों एवरेज क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। अगर आप इन सारों को प्लस करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। जब कभी भी ये देखिएगा ध्यान से, इनका गैप सेम हो, ओके ध्यान से देख लो जरा, यहाँ पे गैप कितना बच्चों 1 1 का है सभी में। इस तरह की कोई भी सीरीज हो अगर उसका गैप सेम हो तो जो औसत होता है बच्चों वो आपने क्या करना, फर्स्ट प्लस में लास्ट, ओके, और बाय में 2। ध्यान से देख लीजिएगा, जब कभी सीरीज का गैप सेम हो तो आपने क्या करना, औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस में लास्ट को करेंगे और बाय में 2 कर देंगे, तो आपके पास ये एवरेज आ जाएगी सारी सीरीज की। तो यहाँ पे देखिएगा 50 बटे में 2 और 25 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगर आप इसको सभी को प्लस करके फिर संख्या से भाग करोगे तो बहुत लंबा जाता है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से डील कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा ज़्यादा ध्यान से, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एक तो ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पे सीरीज जो है वो 50 तक जो है इंक्रीज कर रही है, 1 2 3 इनका सम है, फिर उसके बाद ये डिक्रीज कर रही है 1 तक। यानी कि हम इसको बच्चों इस तरह से कर सकते हैं भी, यहाँ से इस तरह से ये सीरीज इंक्रीज की और फिर उसके बाद डिक्रीज की, तो यहाँ पे पहुँच के जो यहाँ पे नंबर है ना बच्चों उसको हम मान के चलते हैं भी n हो गया। तो आपने क्या करना, जब कभी भी इस तरह की सीरीज होगी और उसका सम निकालना होगा तो वो n² होगा। ओके, कुछ भी नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे 50 की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक कैसे आपने समझना है। जो भी इसके बीच में इस तरह से सबसे बड़ा नंबर होगा और उसके बाद डिक्रीज होगा उसको आप n मान लें, और इस सारी सीरीज का जो सम होगा वो n² होगा। इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ से जो 50 है ना, इस सारी सीरीज का जो सम होगा वो होगा 50 का स्क्वायर, यानी कि 2500 आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन इसी वजह से होते हैं। ओके, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं तो 40 व्यक्ति रोजाना 9 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ओके, ऐसा क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला याद रखते हैं, MDH। ओके, MDH बहुत आसान है याद रखना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसको हमने डिटेल में पहले करवा चुके हैं वीडियोज में। क्लियर पॉइंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। M का मतलब ये रहेगा, ओके, यहाँ पे हार्स है तो H1 होगा, और इसी तरह से 27 दिन है तो D1 होगा। यानी कि जो पहला पार्ट है उसकी सारे की आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, 24 इंटू में 7 और इंटू में 27। क्लियर है बच्चों, अगर काम एक ही दे रखा है तो फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर दीजिएगा, इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी कर दीजिएगा। 14 व्यक्ति 9 घंटे और D2 आपको निकालना है। ओके,
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको कैंसिल कर दीजिएगा यहीं। क्लियर। तो इस तरह से जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो इसका आंसर आता है 12 दिए 36। कितना आता है बच्चों, 36, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बच्चों MDH फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसको याद रखने के लिए कर लीजिएगा MDH, बहुत आसान है। ओके, और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के कुल रुपयों में से 20% धन खो गया, शेष का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं। राम के पास आरंभ में कितनी राशि थी। तो जब कभी बच्चों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, इसमें जो ये शब्द दिया गया है ना शेष का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। जो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, जब कभी ऐसे आए शेष का इस तरह से होगा तो आपने इस फॉर्मूले को यूज करना। देखो कुल धन मानो बच्चों इसमें x ले लिया हमने, यहाँ पे देखिएगा 20% उसने खर्च कर दिया, तो इसका मतलब अब उसके पास बचा बच्चों 80%। ध्यान से देख लें जरा। अब एक शब्द इसमें दिया गया है जो शेष का जब होगा तो इसी तरह से आके ध्यान रखना है। 25% उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना बच्चों उसके पास 75%। ओके, तो इसका मतलब 75/100 आ जाएगा। और कुल जो बचा हुआ धन है बच्चों उसके पास है 480। यहाँ से इस तरह से जब इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके पास ये कुल राशि आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, जब कैंसिल आउट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास बचा 3/5। 5 से आप यहाँ पे करोगे और 3 से आप इसको और डिवाइड कर सकते हो, तो ये आया 160। 160 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 800 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ से बी। तो ध्यान ये रखना बच्चों, जब कभी शेष का इस तरह से दे रखा होगा तो आपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है बच्चों मोस्टली एग्जाम्स के अंदर। आपने क्या करना बच्चों, देखिएगा इसमें जैसे 72 है, इसके दो ऐसे फैक्टर ढूंढिएगा जिनका डिफरेंस जो है वो 1 है। अब देखिएगा अगर आपको टेबल से याद है तो 8 9 जा 72 होते हैं। स्मॉलर फैक्टर पहले लिखना है आपने, ग्रेटर फैक्टर बाद में लिखना है। उसके बाद देखिएगा बच्चों इतना करने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या है, अगर यहाँ पे प्लस है, ध्यान से देख लो जरा, सभी जगह पे प्लस है तो ग्रेटर फैक्टर आपका आंसर होगा, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो स्मॉलर फैक्टर आपका आंसर होगा। बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, प्लस है, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 9। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लें। प्लस होगा तो ग्रेटर फैक्टर, माइनस होगा तो स्मॉलर फैक्टर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, अपने का 8 गुना उसी दर से कितने वर्षों में हो जाएगी। तो बच्चों एक तो आपने ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज से दिया गया है। क्लियर बच्चों, साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज से दिया गया है और 6 वर्ष में स्वयं का हो रही है बच्चों 2 गुना। तो इसको बच्चों हम इस तरीके से करेंगे कि जैसे समय है उसको तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देख लें जरा। और कितने गुना हो रही है वो बच्चों, 2 गुना हो रही है। हमें निकालना कितना बच्चों, देखिएगा इसमें 8 गुना निकालना है। तो आपने ध्यान ये रखना है कि जो इधर वाली साइड है ये जैसे वर्ष वाली है उसको प्लस करेंगे और इधर को वाली साइड को हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे 6 में 6 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आता है 12 वर्ष। क्लियर है। और यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान से देख लें जरा, यहाँ पे आएगा बच्चों 4 गुना। इसी तरह से अभी देखिए हमें चाहिए कितना 8 गुना चाहिए, तो इसको हम 2 से और गुना करेंगे तो इधर हम 6 को और प्लस करते चले जाएंगे। ओके, ध्यान ये रहे कि प्लस यही चीज़ करनी है और इसी तरह से गुना भी यही चीज़ करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिए 2 × 2 इंटू में 2 यानी कि 8 गुना आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो राशि 8 गुना कितने वर्षों में होगी, 18 वर्षों में होगी, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा आपके पास। ओके, अब ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/18, 3/16, 5/12 का HCF फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये भिन्न वाला क्वेश्चन है। जब कभी भी आपको भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन की बात आए, जैसे हमें इसमें HCF फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अंश होते हैं बच्चों, जो न्यूमरेटर होते हैं उनका आप HCF फाइंड आउट करेंगे और जो इसी तरह से हर होते हैं उनका आप
एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ओके, ध्यान से देख लें जरा, इसमें जब कभी भिन्न हो, जो निकालना हो अंशों का वही फाइंड आउट करेंगे और हरों का हम एलसीएम। अगर यहाँ एचसीएफ है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा। इसके ऊपर बच्चों हम एक कंप्लीट वीडियो पहले बना चुके हैं हर टॉपिक वाइज, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उनको देख सकते हैं। यहाँ पे हम पेपर के हिसाब से करवा रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट भी चलता है क्वेश्चन। अब देखिएगा 7, 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा बच्चों, 1 होगा। कितना होगा, 1, क्योंकि इनके बीच में कोई भी बच्चों कॉमन नहीं है, तो इसलिए ध्यान ये रखिएगा इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे आप ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए बच्चों 1 जो है वो 1 में आया हुआ है डी ऑप्शन में, लेकिन हम थोड़ा सा आगे भी ट्राई करते हैं। यहाँ देखिएगा 18, 16 और 12 इनका आपको निकालना है एलसीएम। 18, 16 और 12। जब बच्चों एलसीएम की बात आती है तो सबसे बड़ी संख्या का हम टेबल जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इस तरह का कोई आएगा आपके पास तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 18 का टेबल करते हैं तो 18 में 144 होते हैं, जिसको ये दोनों के दोनों भाग करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो एलसीएम आया बच्चों वो 144 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक भिन्न का अंश जो है वो 20% और हर जो है वो 25% बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न जो है वो 3/5 हो जाती है। ओके, तो मूल भिन्न क्या है, यानी कि जो स्टार्टिंग में भिन्न थी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों आपको पता है कि जो भिन्न होती है वो होती है x बाय में y। अब एक पॉइंट आप समझिएगा, 20% बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ मान लीजिएगा 100 रुपये की है तो अब कितने की हो जाएगी बच्चों, वो 120 रुपये की हो जाएगी। इसी तरह से 25 बढ़ने का मतलब क्या है, 125 की हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिएगा अंश ये होता है 120 तो हम यहाँ लिखेंगे और 125 हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, बराबर किसके हो गया, वो 3/5 के हो गया। ध्यान से देख लें, अंश को हमने 20% बढ़ाया और हर को हमने 25% बढ़ाया, तो इसका मतलब जो भिन्न है हमारे पास वो 3/5 हो गई। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा जो 125 है उसको आप कहाँ ले जाओगे, इधर ले जाओगे, क्लियर है। और 120 को आप क्या करोगे, नीचे ले जाओगे इधर, और उसके बाद आपने इसको कैंसिल आउट कर देना है। जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 25 आ जाएगा, 3 चौके 12 हो गया और 5 से हमने भाग कर दिया इसको, तो और आ गया हमारे पास 5/8। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका ये नहीं होगा कि आपने कैसे किया है, क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस तरह से टाइम सेव कर सकते हैं अपना। तो 5/8 जो है बच्चों वो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहले तो बच्चों इसमें लैंग्वेज को समझिएगा, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखिएगा इसका मतलब है कि अगर आपने 15 वस्तुएं जो खरीदी थी और 10 वस्तुएं बेचने से, ओके ध्यान से देख लें जरा, 15 वस्तुएं जो आपने खरीदी थी जितने पैसों में, आपने 10 वस्तुओं को बेचकर उतने ही पैसे प्राप्त कर लिए। इसका मतलब क्या, देखो ऐसे सोचते हैं बच्चों लाभ होगा कि हानि होगी। हमने 10 वस्तुएं बेची हैं और 15 में जितनी खरीदी थी उसके बराबर हमने जो है वो बच्चों पैसे प्राप्त कर ली, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लाभ होगा। समझ रहे हो इस बात को। अभी क्योंकि 5 चीज़ें और बची हुई हैं तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2 जगह लाभ दिया हुआ है, 2 जगह हानि दी हुआ है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। जो ये CP होता है उसको हम M मान लेते हैं और जो SP का होता है उसको बच्चों हम N मान लेते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना बच्चों हमेशा ही इस तरीके से, क्लियर है। अगर इसका रिजल्ट प्लस आता है तो लाभ होगा और अगर इसका रिजल्ट माइनस आता है तो हानि होगी। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ध्यान से देख लीजिएगा। जो CP है उसको आपने M और जो SP होता है उसको आपने N लेना है, इसी ऑर्डर में लेना है इसको। यहाँ पे बच्चों कितना आएगा 15 माइनस में 10 और बाय में 10 आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इनटू में 100। तो 15 में से 10 गए बच्चों 5 होता है। इसी तरह से यहाँ से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 50% जो है बच्चों देखिए पॉजिटिव आया है, तो 50% लाभ हो जाएगा। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा। सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार और वीरवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 29 डिग्री था तो वीरवार का तापमान क्या था। ओके, ऐसे क्वेश्चन को बच्चों मैं आपको एक बार कंप्लीट कंसेप्ट से भी करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको शॉर्ट वे से भी करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिएगा
आपको एक बात का पता होगा कि अगर औसत दे रखा हो तो उसको हम संख्या से गुणा कर देते तो हमारे पास कुल योग आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या दिया गया आपको, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इनका जो औसत तापमान है बच्चों वो 32 दे रखा है, तो हम इसको 3 से गुणा करते हैं तो बच्चों कितना आता है, यहाँ पे देखिएगा 96 आ गया। इसी तरह से मंगलवार, बुधवार और वीरवार, ओके, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर दे रखे बच्चों वो 34 है, उसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों, 3 चौके 12 और 102 आ जाएगा आपके पास। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, ये कंप्लीट कंसेप्ट से करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद डायरेक्ट भी करेंगे हम। यहाँ पे इस तरह से कैंसिल कर दिया हमने, तो बच्चों यहाँ पे क्या आया, मंडे माइनस में थर्सडे, और यहाँ से देखिएगा जब आप इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है बच्चों, माइनस के 6 आते हैं। ध्यान से देखिएगा 102 में से 196 गए तो माइनस के 6 आते हैं। मंडे का टेम्परेचर कितना दिया बच्चों, 29 दे रखा है, तो थर्सडे का टेम्परेचर आपने निकालना है। थर्सडे को आप इधर लेके जाइएगा, इसको आप इधर लेके आइएगा, तो 29 में जब हम 6 को प्लस करते हैं तो बच्चों कितना आता है 35, और ये किसका टेम्परेचर हो गया, थर्सडे का। तो एक तो ये मेथड है आपके पास, ध्यान से समझ लें आप इसको, ये तो डिटेल मेथड है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें शॉर्ट ट्रिक से भी चलते हैं। यहाँ देखिएगा बच्चों, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इनका टेम्परेचर है एवरेज में जो दे रखी हमें वो 32 है, लेकिन मंगल, बुध और वीर की जो एवरेज है वो 34 है। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, मंगलवार और बुधवार तो इन दोनों में कॉमन है, सोमवार और वीरवार है, यहाँ पे औसत ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो वीरवार का टेम्परेचर है बच्चों वो ज़्यादा होगा। क्लियर है बच्चों। अब इन दोनों में फ़र्क देखिएगा कितने का है, इन दोनों में फ़र्क जो है बच्चों वो 2 का है। तो यहाँ देखिएगा मंडे का टेम्परेचर आपको दे रखा है 29, तो थर्सडे का जो टेम्परेचर होगा ना बच्चों देखिएगा वो ज़्यादा है, क्योंकि वीरवार का टेम्परेचर ज़्यादा है। अब इनका डिफरेंस कितना बच्चों देखिएगा 2 है, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब 3 गुणा में 2 कर दो, क्योंकि यहाँ पे मंगलवार, बुधवार और वीरवार 3-3 दिन के है ना, तो कुल मिला के 6 बढ़ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो आप इस वे से भी कर सकते हैं और इस वे से भी कर सकते हैं। बच्चों ये देखिएगा यहाँ पे दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ओके। जब कभी ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो एक बार देख के लगता है कि शायद बड़ा मुश्किल काम होगा, या इसको हम अलग वे से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है तो उससे बहुत लंबा क्वेश्चन आता है। आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, जब कभी भी कोई इस तरह का नंबर हो फ्रैक्शन के अंदर, तो बच्चों हम उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा उसको बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, 999 हमने किया यहाँ पे, प्लस में क्या कर सकते हैं बच्चों 1/7। ध्यान से देख लें जरा, फ्रैक्शन को आप इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हो, ओके। और यही चीज़ यहाँ पे काम करेगी, देखिएगा यहाँ पे सारी जगह सेम नंबर है, ओके। तो सबसे पहले तो बच्चों हम देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं 999, क्योंकि सारी जगह सेम नंबर है, ओके। अब दूसरी बात आप देखिएगा यहाँ पे ये 6 टाइम आया हुआ है, काउंट करके देखिएगा। तो अगर हम सेम नंबर को, जैसे कि आप देखिएगा 2 + 2 + 2, 6 टाइम भी अगर हम इसको लिखते हैं इस तरह से, तो जब हम इसको प्लस करेंगे बच्चों सभी का तो ये 12 आएगा। आप देख सकते हैं कि अगर हम इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास 12 आता है। यानी कि सेम नंबर को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो जितनी बार प्लस कर रहे हैं उसी से हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों जगह से हमारा आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हम 999 को 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, टाइम सेव होगा हमारा। अब देखिएगा जो 1/7 है उसको आप एक ब्रैकेट में लिखिएगा इस तरह से, यहाँ से क्या आएगा बच्चों 2/7, और इसी तरह से 3/7। तो आप करते करते यहाँ से देखिए 4/7, 5/7 और 6/7, आपने इनको एक ब्रैकेट में कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया। ध्यान से समझ लीजिएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो यहाँ से आता है 5994, ओके। और यहाँ पे देखिएगा डेनोमिनेटर जो है इनका सभी का सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, सभी को प्लस कर सकते हैं ऊपर डायरेक्ट। तो जब आप इन सभी को प्लस करते हैं तो बच्चों ये आता है आपके पास 21, और बाय में क्या आएगा बच्चों 7 आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 3, और 3 को जब हम इसमें प्लस करते हैं तो ये 599 और 7 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन होगा ए। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को भी हम सिंपल वे में कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे क्या करते हैं गलती, कि वो क्या करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं, जो बार लगी हुई है ना इसको इग्नोर कर, वो क्या करते हैं डायरेक्ट इसको प्लस कर देते हैं। और जब आप इसको प्लस करके देखेंगे बच्चों ये 2.4 आता है, ओके।
जो कि गलत आंसर होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, इस पे बच्चों हमने पूरी एक वीडियो अलग से तैयार की हुई है बार क्वेश्चंस पे, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको, देखिएगा यहाँ डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है और उसी के ऊपर बार है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आप समझ लीजिएगा, इसको बच्चों हम ऐसे लिखेंगे 3/10 नहीं 3/9। ओके, यहाँ पे क्या आएगा सेम 6/9 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 7/9 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 8/9। अब देखिएगा जैसे इसमें हमने किया था सेम डिनोमिनेटर था वैसे यहाँ पे है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा 24/9 आ जाएगा और इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो ये आएगा बच्चों 8/3। अब देखिएगा एक आंसर आपके पास इस तरह से भी आ सकता है 8/3 और एक आंसर आपके पास ये भी आ सकता है 2:2/3। ओके, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये आंसर इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है बच्चों बार के रूप में ही आंसर। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं ना, 8 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो बच्चों ये 2 पॉइंट में और आगे 6 6 6 इस तरह से चलता चला जाएगा, कभी एंडिंग नहीं होगी इसकी। तो यहाँ पे जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो उसको बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बार के रूप में। इसका मतलब ऑप्शन बी आएगा। ओके, डिटेल कंसेप्ट के लिए बच्चों हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हर कंसेप्ट पे अलग अलग वीडियो अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये एग्जाम के पर्पज से करा रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट भी हम इसमें चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर/आवर की गति से चलकर 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। ओके, तो बच्चों देखिएगा ये स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हम एक पिक्चर से लेते हैं इस तरह से। देखिएगा ये 200 मीटर मानते हैं हम कि रेलगाड़ी की लंबाई हो गई और इसी तरह से उसने एक पुल को पार किया जिसकी लंबाई है बच्चों 800 मीटर। ओके, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 200 और पुल की लंबाई जो है वो 800 मीटर। तो इसको जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ये गाड़ी तब पुल को पार करेगी जब इसका लास्ट डिब्बा पुल से निकलेगा, यानी कि इसको टोटल डिस्टेंस जो है बच्चों वो कवर करनी पड़ेगी। इनको आप प्लस कर देते हैं इस तरह से, तो ये आती है बच्चों 1000। अब देखिएगा जो स्पीड है बच्चों दे रखी हमें वो 72 किलोमीटर/आवर दी हुई है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये मीटर में है और ये किलोमीटर/आवर में है। तो आपको बताया हुआ है हमने स्पीड एंड डिस्टेंस में कि जब आप ये किलोमीटर को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको 5/18 से गुणा करोगे बच्चों। ठीक है, तो अब ये मीटर/सेकंड में आ जाएगा, तो 18 चौके 72, यानी कि ये 20 मीटर/सेकंड जो है वो स्पीड आ जाएगी। ओके, तो जब आप टाइम निकालते हो तो टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस बाय में स्पीड। इसका मतलब क्या है कि 1000 को आप किससे डिवाइड करोगे बच्चों, यहाँ 20 से डिवाइड करोगे। ओके, तो जब हम इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये आता है 50 और 50 आएगा बच्चों टाइम, तो 50 क्या आ रहा है यहाँ पे सेकेंड्स। ओके, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा इन दोनों का स्क्वायर दिया गया है, डेसिमल में दिया गया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, घबराइएगा मत बच्चों। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² माइनस में b² और वो होता है बच्चों a+b और a माइनस में b। ओके, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो आपने क्या करना, ऐसे क्वेश्चन में इनको एक बार प्लस करेंगे और एक बार करेंगे माइनस। ओके, तो बच्चों जब हम यहाँ पे डेसिमल को देखिएगा प्लस करते हैं, कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है, तो जब हम डेसिमल को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो डेसिमल के सीध में डेसिमल होना ज़रूरी है बच्चों। फिर हम यहाँ पे इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पे आएगा बच्चों 111.6, यानी कि जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास आया 11.6। ओके, तो अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 8 गया 0 और 75 में से 35 को माइनस करते तो बच्चों आता है 40 और बाय में 40 है, 40 से कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आता है ये, यानी कि ऑप्शन 1। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास स्क्वायर रूट का है। ओके, यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप जरा देखिएगा यहाँ सबसे पहले तो अगर कहीं पे भी स्क्वायर रूट आ जाए तो हम उसका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बच्चों, हमें दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ से क्या होगा और साथ के साथ इसका बच्चों एलसीएम भी लेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 144। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा 144 और प्लस में क्या आएगा x, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से 144 तो इसके इक्वल है, तो ये नंबर भी बच्चों इसके इक्वल होगा।
ओके, यानी कि यहाँ पे 144 में हम क्या ऐड करें कि 169 आ जाए हमारे पास। तो इसका मेथड बच्चों एक ये भी है, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे इसमें 169 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 25, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिएगा। 8 व्यक्तियों का औसत भार उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, ये पॉइंट नोट करने का बच्चों, 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर, ओके, एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझने का है कि एक व्यक्ति गया था और उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति आया है, तो इसका मतलब जो हमारी संख्या है वो 8 की 8 है, क्योंकि औसत के मामले में बच्चों संख्या का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर संख्या कम ज़्यादा है तो वो औसत को इफेक्ट करती है। दूसरी बात देखिएगा, 65 किलोग्राम का व्यक्ति जो है बच्चों वो गया है, ओके, और उसके स्थान पे जो नया व्यक्ति आया है उस नए व्यक्ति के आने की वजह से ही ये औसत बढ़ा है। इसका मतलब जो पहले 7 थे वो तो वहीं के वहीं थे, लेकिन जो नया व्यक्ति आया उसने 2.5 किलोग्राम औसत के रूप में सभी का बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें कि 8 में वृद्धि कितनी हुई है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये 20 आता है हमारे पास, यानी कि कुल वजन जो है वो 20 बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो नया व्यक्ति आया था 65 किलोग्राम के व्यक्ति को रिप्लेस किया था जिसने, उसका वजन 20 किलोग्राम इससे ज़्यादा है। 65 तो गई था, 65 का अगर आ जाता तो भार में कोई वृद्धि ना होती, लेकिन अब क्या हुआ, वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब हम 20 इसमें प्लस कर देंगे, तो जो नया व्यक्ति आया है उसका वेट है 85 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ओके, न्यूनतम यानी कि मिनिमम संख्या क्या होगी जिनमें 26,000 रुपये पर 6 से ही 2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों में संख्या पूरी होगी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आपसे ब्याज नहीं पूछा गया है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो संख्या आएगी ना रुपयों में वो कंप्लीट होगी। ओके, तो सबसे पहले तो देखिएगा हम ब्याज का फॉर्मूला जरूर लगाएंगे, लेकिन ब्याज निकालेंगे नहीं यहाँ से। ओके, देखिएगा 26,000 रुपये का, क्योंकि अगर आप साधारण ब्याज की बात करते हैं तो सूत्र क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा में समय। तो जो दर है हमारे बच्चों यहाँ से देखिएगा 20/3 आएगी। ओके, यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो टाइम है वो कैसा होना चाहिए जिससे हमारे पास जो ये राशि है वो कंप्लीट में आए। ओके, क्योंकि बच्चों इसमें हम 100 भी लगाते हैं, दर में प्रतिशत को हटाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, 0 तो 0 से कैंसिल हो गई। ओके, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जो इस 3 को खत्म कर सके, ना तो ये डिवाइड होता ना ये डिवाइड होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 होना चाहिए। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो ये संख्या हमारे पास रुपयों में पूरी आ जाएगी, यही पूछा गया आपसे। तो टी की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आएगी, 3 वर्ष। ओके, एक क्वेश्चन और देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति नहीं दिए गए हैं, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और लगा दिए जाएं तो वही कार्य जो हो 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे? तो बच्चों हम एक MDH का फॉर्मूला करते हैं, M मीन्स मैन, D मीन्स डेज और H मीन्स हार्स, तो इसको MDH के नाम से जानते हैं। और बच्चों बहुत बार ये फॉर्मूला रिपीट होता है, लगभग हर एग्जाम में इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। M का मतलब होता है व्यक्ति। अब यहाँ देखिएगा कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में करा दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। M1 कितना बच्चों देखिएगा X है, और कितने दिन में वो काम पूरा करते हैं, 40 डेज में पूरा करते हैं। अब देखिएगा दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया आपको कि यहाँ पे 8 व्यक्ति और बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब अगर पहले X थे तो अब कितने हो गए बच्चों यहाँ पे X प्लस में 8। तो D2 की बात क्या है बच्चों, देखिएगा 10 दिन कम समय लगता है, यानी कि पहले 40 दिन लग रहे थे तो अब कितने दिन लग रहे हैं बच्चों, 30 दिन लग रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, MDH में क्या, तो M और D को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आता है बच्चों आपके पास इक्वल। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा X प्लस 8, और जब आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये कितना आता है, 40x इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 30x और प्लस में 240। समझ रहे हो इस बात को? तो यहाँ से देखिएगा 40 में से 30 के कितने होते हैं बच्चों, 10x आ जाएगा, और इसके इक्वल किसके आएगा बच्चों, 240 के।
तो जब आप 240 को 10 से डिवाइड करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 24। प्रारंभ में कितने थे बच्चों यहाँ पे व्यक्ति 24। ओके यहाँ पे देखिएगा 243 और 243 है और इनकी पावर हमें दी गई है। तो बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना, सीखे हुए भी हैं आप, जब मैंने आपको करने के अंदर ये बताया था कि अगर बेस सेम होगा तो पावर्स जो है बच्चों वो ऐड हो जाती है। ध्यान रख लीजिएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो यहां से देखिएगा हम इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे, लेकिन आप एक काम और करेंगे साथ साथ ही, यहाँ पे 243 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा पावर जो है वो 5 लिख सकते हैं, और जब आप इसको और इसको प्लस करेंगे दोनों पावर्स को तो ये आएगा बच्चों 0.2। ओके, और पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी इस तरह से, तो 5 टू जा कितना होता है 10, डेसिमल लगा हुआ तो 3 की पावर कितनी होगी बच्चों, सिर्फ 1 बचेगी, यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि 5000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 6655 रुपए हो जाती है। यानी कि आपको इसमें कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन हम इसको ना फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, हम इसमें मैं जो पैटर्न बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से देख लीजिएगा उसको। हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो भी मूलधन दिया गया है उसको लिखेंगे ऐसे, ध्यान से समझ लो। फिर उसके बाद जो मिश्र धन है उसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर है। अब आपने इन दोनों को कैंसिल आउट करना है किसी कॉमन नंबर से, ताकि कम से कम में हमारे पास आ जाए। तो पहले हम देख रहे हैं जो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो ये आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। अब इससे आगे ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब ध्यान से समझिएगा जो चीज बताने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों ये 3 इयर्स है ना, तो आपने क्या करना, इन दोनों का क्यूब कर दोगे आप, क्यूब रूट। ओके, इन दोनों को क्या कर दोगे, क्यूब रूट। अगर यहाँ पावर 2 होती तो हम क्या करते बच्चों, यहाँ स्क्वायर रूट करते। ध्यान से समझ लें जरा। तो ये जो 1000 है ये 10 को 3 बार गुणा करके आता है, तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 10। और ये जो बच्चों है 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, मानिए 10 रुपए की चीज हमने 11 में दी तो हमें 1 रुपए का बेनिफिट हुआ, तो जो दर होगी बच्चों को क्या आएगी, 1 बटे में आप क्या करोगे 10 और गुणा में 100। बहुत ही आसान है, तो आप इजी वे में इसको इस तरह से निकाल सकते हो। तो आपको ऑप्शन आ जाएगा बी। इस टॉपिक के ऊपर बच्चों हमने एक अलग से और वीडियो तैयार की हुई है, तो आप उस क्लास को जरूर देखें और आपके सारे कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपको दिया गया है 841 का स्क्वायर रूट 29 होता है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखने में क्वेश्चन काफी टफ लगता है लेकिन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर हम इस तरह से पेयर तैयार करते हैं, यहाँ सिंगल है तो 0 लगा के हम इसको पेयर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पेयर है तो इसके 2 डिजिट आते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अगर 2 पेयर हमारे पास यहाँ बनते हैं स्क्वायर रूट में, तो हमारे स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएंगे जिसका वर्गमूल होगा। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है दशमलव, यानी कि डेसिमल आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ध्यान रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पेयर बनाए हैं उसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पे भी पेयर बनाते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए डेसिमल के बाद एक पेयर हो गया और एक पहले पेयर हो गया, तो जो 29 था हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 841 का, तो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर रूट बनेगा बच्चों वो कितना आएगा 2.9। ध्यान से समझ लें जरा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक पेयर है और डेसिमल से पहले एक पेयर है, तो इन दोनों के बीच में भी डेसिमल आ जाएगा। उसी तरीके से देखिएगा अब यहाँ पे 2 पेयर बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल बच्चों कहाँ जाएगा, ये दोनों डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद चले जाएंगे। बहुत इजी है, समझते चलें आप इसको। यहाँ डेसिमल के बाद देखिएगा बच्चों 3 पेयर हैं, लेकिन हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो 2 डिजिट में है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक 0 और ऐड कर देंगे। ओके, और अगर इसी तरह से और आगे पेयर चलते चले जाते हैं तो हम इसी तरह से जीरोस को बढ़ाते चले जाते हैं। अब क्या करना बच्चों, आपने इसको ऐड करना है। तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है ये। बहुत ही आसान हो जाएगा, कंसेप्ट को समझते चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा और गीता की वर्तमान आयु में 7:9 का अनुपात है बच्चों, तो 3 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। राधा की वर्तमान आयु ज्ञात कर दी है, तो बच्चों इसको हम एक्स मेथड से नहीं करेंगे, देखिएगा जरा इसको इस मेथड से करेंगे हम इसको। यहाँ पे देखिएगा पहले आप लिख दीजिएगा उनकी जो वर्तमान आयु है वो लिख दिया आपने, जो भी निकालना है उसको आप ऊपर लिखेंगे, इसमें ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जो अनुपात दिया गया बच्चों दिया गया है 3:4। ओके,
3 साल पहले कह रहे हैं तो आप 3 साल माइनस कर देंगे यहाँ पे। ओके, आपने करना क्या बच्चों, देखिएगा बस अब इनको क्रॉस में करना है। यहाँ से देखिएगा 28 और यहाँ से 27, इसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 1 आ गया आपके पास। फिर उसके बाद आप इनका डिफरेंस निकालिएगा। यहाँ पे देखिएगा 9 बनता है और यहाँ पे बनता है 12। माइनस को छोड़ दो, इसमें माइनस और प्लस का बच्चों कोई रोल नहीं है। 12 में से आपने 9 को माइनस करना है तो कितना आएगा बच्चों, देखिएगा 3 आया। तो यानी कि 1 यूनिट जो है बच्चों वो 3 के इक्वल आई। अब जिसकी परसेंटेज निकालने को बोला जाता है आपको, आप क्या करेंगे, इस 1 यूनिट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए स्टार्टिंग में राधा का है तो राधा की एज आपसे पूछी गई है, तो इसका मतलब क्या करेंगे आप 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 21। यानी कि राधा की परसेंटेज कितनी है, 21। और अगर इसी तरह से गीता की निकालनी हो परसेंटेज तो हम क्या करेंगे बच्चों, 9 × 3 यानी कि 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे राधा पूछा गया तो इसलिए आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत इजी हो जाता है, सिर्फ एक कंसेप्ट को आप समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपको इनके एलसीएम फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन से इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है बच्चों। ओके, और एलसीएम के ऊपर बच्चों हमारी पूरी अलग अलग टॉपिक में अलग अलग वीडियोस हमने तैयार की हुई है, तो वहां से आप पूरे एलसीएम और एलसीएम को देख सकते हैं। ये फ्रैक्शंस क्या है बच्चों, देखिएगा फ्रैक्शंस में जब कभी भी हमें अगर एलसीएम फाइंड आउट करना हो, ध्यान से समझने जरा, तो जो बच्चों जो अंश होते हैं यानी कि जो न्यूमरेटर होते हैं उनका हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। और जो हर होते हैं जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं उनका हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। भिन्न के अंदर ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत बार बता चुके हैं आपको, ये एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आप जो अंश है उनका एलसीएम निकालोगे और नीचे वालों का क्या आ जाएगा, एचसीएफ। और अगर यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो यहाँ एचसीएफ आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे 3, 5, 7 और 15 है तो हम ग्रेटर नंबर को लेते हैं इसमें से बच्चों एलसीएम में। ओके, 15 है तो 15 की टेबल में कोई ऐसा नंबर देखिएगा जिसको ये सारे के सारे डिवाइड करते हो तो वो नंबर होगा बच्चों 105। देखिएगा 105 के सारे डिवाइड करते हैं, तो हम इस तरीके से अगर ये नंबर छोटे हैं तो हम टेबल से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। अब बात आती है बच्चों एचसीएफ की। एचसीएफ वो नंबर होता है जो सभी नंबरों को डिवाइड करता है। ओके, तो इसमें हम स्मॉलर नंबर से लेते हैं। तो जैसे देखिएगा क्या 8 सभी को डिवाइड करता है, नहीं करता। तो हम यहाँ पे फिर 8 के जो फैक्टर्स हैं 4 की हम बात करते हैं, क्या 4 सभी को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ओके, बहुत आसान है, सिर्फ कंसेप्ट को समझते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है कि एक परीक्षा में 1000 विद्यार्थी ओके हैं, उसमें से 70% लड़के और 80% लड़कियां पास होती हैं। ये ध्यान से देख लीजिएगा, यदि कुल विद्यार्थी 76% पास हुए हो तो लड़कियों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों हम एलिगेशन से करेंगे जब हमारे पास ये इस तरह की फिगर्स दे रखी होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा मिश्रण से हम इसको करने जा रहे हैं एलिगेशन से, तो हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे जो परसेंटेज है बॉयज की परसेंटेज 70 है और गर्ल्स की परसेंटेज 80 है, और जो ओवरऑल क्लास की परसेंटेज है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो 4 आता है, इसी तरह से यहाँ पे कितना आता है बच्चों 6। तो ये रेशियो आएगी हमारे पास। ओके, ध्यान ये रखना है ये बॉयज की रेशियो होगी और ये गर्ल्स की रेशियो होगी। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, देखिए इसको हम और कैंसिल आउट करते हैं तो ये 2:3 आ जाता है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास, 1000 है। तो 2:3 का मतलब क्या अनुपाती हो कितना होगा बच्चों, इसका 5 होगा। तो इसका मतलब है कि 5 यूनिट जो है बच्चों किसके इक्वल है, 1000 के। तो हम 1 यूनिट में निकाल लेंगे इसको। क्लियर है बच्चों? अब देखिएगा अगर बॉयज की पूछी गई आपसे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गर्ल्स का पूछा गया तो 3 से। यहाँ इस क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या पूछी गई है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 600। तो इसका मतलब जो गर्ल्स की संख्या होगी वो कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से 600 आ जाएगी। बहुत इजी कंसेप्ट होते चले जाएंगे, साथ साथ चलते चले, नोट्स प्रिपेयर करते चले, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी के पास 3000 रुपए की राशि है, वह इसका कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% पर उधार देता है। यदि 130 रुपए वार्षिक ब्याज के रूप में वो प्राप्त करता है दोनों भागों से, तो 4% पर दी गई राशि क्या थी वो हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को करने के बच्चों अलग अलग मेथड है, एक्स से भी हम इसको कर सकते हैं पार्ट पे एक्स मानकर, और इसको हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो एलिगेशन से आपको बहुत इजी पड़ेगा बच्चों ये। तो मान के चलते बच्चों इसको एलिगेशन से करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा
मान के चलते कि जो 3000 रुपीज है बच्चों वो उसने 4% के रेट पे ही दे दिए सारे के सारे। ओके, तो उसको यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों वो होगा 120। कितना होगा? 120। अगर मान के चलो कि वो सारे के सारे जो पैसे थे वो 5% के रेट पे देता, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए 4 पर रिप्लेस कर देंगे 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे, तो ये आ जाता 150। यानी कि 4% पे तो 120 आ गया और 5% पे आ गया 150। ओके, और आपको क्या दिया गया कि उसको कुल ब्याज के रूप में मिल रहा है बच्चों 130। तो इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा 130 को हम यहाँ लिखेंगे, एलिगेशन मेथड से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, देखिएगा 20 आया और यहाँ से डिफरेंस कितना है बच्चों, देखिएगा 10 आया। इसका मतलब 2:1 की जो आएगा हमारे पास रेशो में आ जाएगा। जो 4% है बच्चों वो तो 2 पे है और जो 5% है उसका कितना पार्ट है बच्चों, यहाँ पे 1 है। अब देखिएगा हमें ये निकालना है 2% पे उसने कितनी राशि दी थी, तो हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा इन दोनों को प्लस करते हैं तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 3 यूनिट जो है बच्चों किसके इक्वल है, 3000 के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, 1000 के इक्वल हो जाएगी। अब 2% ये जो 2 दिया गया बच्चों ये 4% का है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि उसने 4% पे 2000 रुपए दिए हुए थे, जो 5% पे बच्चों उसने 1000 दिए हुए थे। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया है, 4% पे पूछा गया है, तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा बच्चों बी ऑप्शन यानी कि 2000 आ जाएगा। ओके, देखिएगा बच्चों एक और बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों ये एग्जाम का। देखिएगा 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। ओके, जब कभी भी कोई बच्चों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, जैसे देखिए ये क्रय मूल्य दिया गया है और इसके साथ ये विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो आप क्या करोगे, जिसके साथ जो भी है वो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से। क्लियर है, बहुत इजी है, इसको करने के अलग अलग मेथड्स हैं बच्चों। यहाँ से हम देखते हैं इसको इस तरह से, जो कॉस्ट प्राइस है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसके साथ सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, देखिएगा 36 बाय में 30 और यहाँ से एसपी बाय में सीपी हो जाएगा, यानी कि ये तो है हमारे पास विक्रय मूल्य और ये है हमारे पास क्रय मूल्य। अब देखिएगा अगर 30 रुपए क्रय मूल्य है और 36 रुपए विक्रय मूल्य है, तो हमें 6 रुपए का बच्चों उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है और आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किसकी होता है, जो सीपी के ऊपर होता है। तो इसका मतलब 6/30 और गुणा में क्या करोगे आप 100 कर दोगे। यहां से जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास आता है 20%, यानी कि इस पे उसको 20% का प्रॉफिट होगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस मेथड से आप इसको करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ए काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने में कर सकता है, जो 3 दिन में कर सकता है, यदि उन्हें इस काम के लिए 100 रुपए मिलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया आपसे कि वो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, यहाँ पे पूछ रहे हैं 100 रुपए मिलते हैं तो एक का हिस्सा हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ टेबल, यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा, जो काम पूरा होने के दिन है उनको आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ओके, ये ए के दिन है और ये यहाँ पे बी ने 3 दिन में काम को करना है। जो इसमें बच्चों को वेजेस मिलेंगे यानी कि जो उनको मजदूरी मिलेगी वो इनको क्रॉस इस तरह से कर दीजिएगा, इस रेशो में मिलेगी। ओके, ध्यान से देखना जरा, जो दिन दिए गए हैं उनको बस आपने इस तरह से क्रॉस में लिख के इस रेशो के अंदर आपने डिवाइड करना है, तो उनको वेजेस जो इनकी मजदूरी मिलेगी वो इसमें मिलेगी। यहाँ देखिएगा दोनों का टोटल करोगे तो कितना मतलब बच्चों 5 और बांटना कितना बच्चों आपने 100 बांटना है, तो आप 1 यूनिट का निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया ए का शेयर, तो ए का बच्चों कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 60 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। यदि 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को करने के बच्चों अलग अलग मेथड्स हैं। ओके, हम इसको रेशो मेथड से करेंगे और रेशो मेथड एक ऐसा है बच्चों जो बहुत जगह यूज होता है आपके पास। ओके, तो वर्तमान आयु का अनुपात लिख लीजिएगा, इस तरह से समझ लो जरा इसको आप। वर्तमान आयु का अनुपात हमने ऐसे लिख दिया, फिर जो 15 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात दिया गया है बच्चों हम उसको लिख देंगे यहाँ पे 2:1 हो गया। क्लियर है, इस तरह से जो 15 वर्ष दे रखे हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान से समझ लो जरा इसको एक बार, बहुत बार यूज होगा ये। आपने अब क्या करना बच्चों, इनको आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लेना है। 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, तो 3 में से 2 गए तो बच्चों कितना होता है 1 होता है।
इसी तरह से यहाँ से 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 30 में से 15 गए तो बच्चों कितने होते हैं 15। ये डिफरेंस इस तरह से लिख के आप एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों ये किसका अनुपात में हिस्सा है, ए का है, और ये किसका है, बी का। तो जब हमें इनकी वर्तमान आयु निकालनी है तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक की वैल्यू कितनी है बच्चों 15 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से बी का निकालना है तो बी में भी आप इसी तरह से कर सकते हो 15। तो ये जो है उनकी वर्तमान आयु आई, यानी कि ऑप्शन ए आया है। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, शशांक और समीर के वेतनों का अनुपात 3:2 है तथा उनका खर्च का अनुपात जो है बच्चों वो 5:3 है। यदि दोनों में से प्रत्येक ने 1000 रुपये बचाए हों तो उनकी आय क्या है। ओके, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बच्चों एक रेशो मेथड किया था, उसी मेथड से हम यहाँ पे भी करते हैं इसको। ये देखिएगा 3:2 दिया गया बच्चों उनकी भी आय का अनुपात। ओके, तो जो खर्च का अनुपात है बच्चों उसको आप यहाँ पे लिखेंगे 5:3। बचत कितनी हो रही है बच्चों उनकी 1000, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान से देखना है इसको जरा। इसी तरह से मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस निकालेंगे 9 और यहाँ से आया 10, तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी बच्चों वो देखेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो कितना है बच्चों 5000, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3000। तो 5000 में से 3000 गए तो बच्चों कितना होता है 2000, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों आई 2000। अब देखिएगा अगर हमें शशांक निकालनी है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों ये 6000। और इसी तरह से अगर हमें समीर की निकालनी है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी कितने होंगे बच्चों यहाँ पे 4, यानी कि एक की आय जो है वो 6000 रुपये आई है और एक की आय जो बच्चों वो 4000 रुपये आई है। ओके, यहाँ पे बच्चों हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट हम पहले क्लियर करवा चुके हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन से यहाँ पे कंसेप्ट को हम क्लियर नहीं करवा रहे, सिर्फ क्वेश्चंस को कैसे फास्ट करेंगे हम उसके बारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, देखिए बच्चों 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं, 2 संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका HCF 13 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाता है, इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। तो जब कभी आपको ये बच्चों अनुपात दिया गया है इस तरह से 15:11 और HCF दे रखा हो आपको, तो आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 15 को आपने 13 से गुणा करना है तो बच्चों कितना आ जाएगा 195। इसी तरह से 11 को भी आपने 13 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, कितना आ जाएगा 143। तो आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास ये संख्याएं आ जाएंगी। ओके, तो इसका मतलब इनका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, ए आ जाएगा आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 संख्याओं का HCF आपको दे रखा है 20, LCM 540 दिया गया है। यदि एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ओके, आपको बच्चों पता है कि जब 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके HCF और LCM के इक्वल होता है। ओके, इस पे बच्चों हमने एक पूरी वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपकी प्रैक्टिस हो रही है तो कंसेप्ट आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। यहाँ देखिएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे संख्या एक 90 दे रखी है बच्चों, आपको दूसरी आपको निकालनी है। HCF कितना बच्चों यहाँ से देखिएगा 20 और LCM कितना बच्चों यहाँ से देखिएगा 540। तो आप इसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। ओके, 9 6 54। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये कितना आया 120। इसका मतलब आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल इक्वल होता है। तो यहाँ से आप संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर HCF पूछते हैं तो LCM आ जाएगा आपके पास, LCM पूछते हैं तो LCM आ जाएगा। जो भी एग्जामिनर पूछते हो वो आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 2 क्वेश्चन और हैं। एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत अंक कितना दिया गया बच्चों 25। उस कक्षा के लड़कों का औसत अंक 20 है और लड़कियों का औसत अंक जो है बच्चों वो 30 है। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात हमें वो निकालना है, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो जब कभी बच्चों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा है तो आप उसको जो एलिगेशन मेथड है हम उससे ट्राई करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिएगा जो बच्चों बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उनका जो अनुपात दिया गया सबसे पहले वो लिखते हैं 20, और यहाँ पे कितना दिया गया बच्चों 30। पूरी क्लास का जो बच्चों रेशो दे रखे वो कितना दिया हुआ है 25। तो आपने क्या करना, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5। लेकिन ध्यान रहे पॉजिटिव लेना है आपने। तो 5:5 आया तो इसका मतलब बच्चों क्या है यहाँ से
1:1 आ जाएगा आपके पास। ओके, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। और अगर यहाँ से बच्चों संख्या पूछ लेते तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेशो जो है 1:1 का है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स जो है वो इक्वल संख्या में है। तो यहाँ पे टोटल छात्र बच्चों कितने दिए गए थे, 24 हैं। तो इसका मतलब 12 तो लड़के हैं इसमें और 12 ही लड़कियां हैं। समझ पा रहे इस पॉइंट को? ओके, तो इक्वल रेशो में है तो इसका मतलब 12-12 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 लगातार सम संख्याओं का योग कितना दिया गया बच्चों, 42 है। तो दूसरी सम संख्या आपने निकालनी है। अब सम संख्या सबसे पहले तो आप ये देखिएगा बच्चों, सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से भाग हो जाती है। तो अगर हम पहली संख्या x माने तो दूसरी x + 2 होगी और तीसरी कितनी हो जाएगी बच्चों, x + 4, क्योंकि सम संख्याओं में 2-2 का फर्क होगा। अगर एक x है तो दूसरी x + 2 होगी, तीसरी x + 4 होगी। अब इनका योग आपको दे रखा है बच्चों, तो आप इसको = 42 लिख देंगे यहाँ से। तो 3x आया बच्चों, प्लस में 4 और 2 कितने होते हैं, 6, और यहाँ से 42। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, जब इसको माइनस करते हो बच्चों 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से 12 आ गई है। यानी कि पहली संख्या आपके पास 12 है, दूसरी आपके पास 14 है और तीसरी आपके पास है 16। आपसे पूछा गया था दूसरी सम संख्या कौन सी है, तो दूसरी सम संख्या आपके पास आएगी बच्चों 14। तो 14 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये था एक बच्चों इसका बेसिक मेथड। आप इसको एक मेथड से और ट्राई कर सकते हैं। जब कभी आपको इस तरह से दे रखो, जैसे 3 है, 5 है, 7 हैं, तो जो भी आपको योग दिया गया है ना, आप उसका औसत निकाल लें सबसे पहले। तो यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी हैं बच्चों, तो हम इसको 3 से भाग करते हैं। तो ये कितना है बच्चों, 14 आया है। 14 का मतलब क्या है कि ये बीच की संख्या आ जाएगी। तो जो सम संख्याओं की बात हमें बोली गई है यहाँ पे, तो पहली 12, दूसरी 14 और तीसरी बच्चों है 16। क्लियर है बच्चों? यहाँ से देख लीजिएगा, तो आप इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। जस्ट देखिए कितना सिंपल मेथड है। आपने क्या करना है, योग को जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, 3 है तो 3 से भाग, 5 है तो 5 से भाग, ये आपके पास जो बीच में संख्या है वो आ जाएगी। ओके, फिर उससे पहली संख्याएं भी आप निकाल सकते हैं और बाद की संख्याएं भी आप निकाल सकते हैं। इस मेथड को अप्लाई करोगे तो और फास्ट हो जाएगा। ये बेसिक मेथड है। कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, a/b/c ज्ञात कीजिए यदि a b का 3 गुना हो और b जो है वो c का 5 गुना हो। जब कभी कोई बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान से देखना है कि a b का 3 गुना हो और b जो है वो c का 5 गुना इस तरह से दिया गया है, ये इक्वल नहीं दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे a/b और c। अब देखिए a b का 3 गुना है और b c का 5 गुना है, तो हम यहाँ पे c की वैल्यू को मानेंगे। मान लीजिए हमने इसको 1 मान लिया है, तो b और c की क्या रिलेशन है, b जो है वो c का 5 गुना है, तो इसका मतलब a गुना में 5 हो जाएगा, यानी कि 5 आया। तो जो a है बच्चों वो a b का 3 गुना है, यानी कि b की वैल्यू अगर 5 है तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 15 होगी। समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को? देखिएगा सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे c मानना था, जो c जो है b c का 5 गुना है, इसलिए हमने यहाँ पे c की वैल्यू ली थी, फिर हमने b की फाइंड आउट करी, फिर हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो इस तरह से बच्चों हम इनका रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 आदमी एक खेत की फसल को 30 दिन में काटते हैं, तो 25 आदमी उसी फसल को कितने दिनों में काटेंगे। ये हमने बच्चों आपको पहले भी करवाया गया है। इसको हम करते हैं बच्चों MDH फॉर्मूले से, M1 D1 और W1। यहाँ से क्या आ जाएगा, M2 D2 और H2 डिवाइडेड बाय में W2। ओके, इसको बोलते हैं बच्चों MDH फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, MDH फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले से इसको करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट है बच्चों देखिएगा, यहाँ 15 आदमी दिए गए हैं, 30 दिन दिए गए हैं। ओके, यानी कि M1 जो है वो 15 है, D1 कितना बच्चों 30, तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 गुणा में 30। ओके, फिर उसके बाद बच्चों देखिएगा यहाँ पे 25 आदमी हैं और हमें निकालने हैं दिन, यानी कि M2 आपके पास 25 है और D2 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब 25 को आप यहाँ पे D2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम यहाँ से कैंसिल करके इस तरह से D2 की वैल्यू जो बच्चों वो 18 दिन आ जाएगी। क्लियर है? तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए उसको MDH फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपके पास इसमें आ जाएगा। हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है a + b + c की वैल्यू 0 है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सारी इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसको बच्चों हम बहुत ही सिंपल वे से करते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा इसका मीनिंग समझते हैं हम, ये क्या है। क्लियर है?
यहाँ से देखो अगर हम a प्लस बी की वैल्यू की बात करें बच्चों तो ये माइनस सी के इक्वल होगी। क्लियर है। इसी तरह से अगर b प्लस सी की वैल्यू की बात हम करें तो माइनस ए के इक्वल होगी। और अगर यहाँ पे a प्लस में c की वैल्यू की हम बात करें बच्चों देखिएगा तो माइनस बी के इक्वल होगी। ओके, यानी कि यहाँ पे हम a प्लस बी की जगह पे माइनस सी, बी प्लस सी की जगह माइनस ए और a प्लस सी की जगह पे माइनस बी, ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं तो उससे क्या होगा हमारे पास ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हमने माइनस सी पुट कर दी और इसकी वैल्यू हमने माइनस ए पुट कर दी और इसकी वैल्यू हमने माइनस बी पुट कर दी। ओके, तो यहाँ से देखिएगा बच्चों क्या आएगा, 1 में ए क्यूब प्लस में 1 में बी क्यूब और प्लस में 1 में सी क्यूब। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा, जब हम माइनस की पावर को 3 करते हैं तो हमेशा वैल्यू माइनस में आती है, इसलिए इस प्लस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस में। तो ये बच्चों आएगा 1 में सी क्यूब। इसी तरह से यहाँ से क्या आएगा, माइनस के 1 में ए क्यूब और यहाँ से क्या आएगा, माइनस के 1 में बी क्यूब। क्लियर है बच्चों। तो ए क्यूब यहाँ पे देखिएगा जो आया हुआ है 1 में और इसी तरह से ये आया हुआ कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बच्चों देखिएगा, इसकी सारे की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0, यानी कि ऑप्शन डी आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों आप डिटेल में ना कर इस तरीके से कर देंगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। यदि केले 5 रुपये के 6 के भाव से खरीद कर 6 रुपये के 5 के भाव से बेचे जाएं तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ओके, पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। इसमें क्या कहा गया बच्चों कि 5 रुपये में हमने 6 केले खरीदे हैं और 6 रुपये में 5 केले हमने बेचे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो बच्चों 5 रुपये में 6 आए थे लेकिन हमने 6 में 5 बेचे हैं तो लाभ तो हो गई होगा। कई बार एग्जामिनर इसमें लैंग्वेज चेंज कर देता है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, तो कुछ ऑप्शन में वो लाभ देगा और कुछ ऑप्शन में वो हानि देगा। ध्यान से समझ लें जरा, वहाँ कन्फ्यूज करने की कोशिश करता है आपका एग्जामिनर। तो इसको बच्चों हम एलसीएम के मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ईजी मेथड बताता हूँ। सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी वस्तु है वो पहले लेनी है और जो मूल्य है वो बाद में लेना है, बस इतना सा ध्यान आपने रखना है। पहले वाले हिस्से में क्या था बच्चों देखिएगा, 6 वस्तुएं थी, मूल्य कितना उनका 5 है। वस्तुएं मतलब यहाँ पे केले हैं, कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर आपको यहाँ पे इसकी जगह पे कोई और चीज़ें दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। दूसरे में क्या है बच्चों देखिएगा, 5 वस्तुएं हैं और 6 इस तरह से मूल्य है। क्लियर है। इतना लिखने के बाद आपने क्या करना, इसको इस तरह से करना है। ओके, इस एरो के साथ, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, उसको आप यहाँ लिखेंगे। फिर इस एरो को आपने ऐसे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप माइनस में लिख देंगे यहाँ पे। समझ पा रहे हो बच्चों। और लास्ट में आपने इसी चीज़ को यहाँ पे नीचे लिखना है और इनटू में 100। सिर्फ इतना से ध्यान रखना कि वस्तुएं पहले आएंगी तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और बाय में आपने यही वाला हिस्सा लेना है यहाँ से। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 36 में से 25 गया तो 11 आ जाता है और यहाँ से कैंसिल करके 4 आता है। तो 11 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 44, यानी कि ऑप्शन सी आता है। बहुत ईजी है बच्चों, सिर्फ आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें रेशो दे रखी है और रेशो बच्चों फ्रैक्शन में दे रखी है। तो हमने बताया हुआ आपको जब कभी रेशो फ्रैक्शन में होगी तो आप क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम को देंगे हम छोड़। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या आएगा, सबसे पहले तो ए रेशो बी की बात अगर हम करें तो यहाँ से देखो 3 ऐसे भी कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3। ओके, और यहाँ से 2 आ जाएगा और एलसीएम इसका 6 है तो उसको हम छोड़ देते हैं। इसी तरह से यहाँ से बच्चों बी रेशो सी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी रेशो सी। तो हम क्या करेंगे, इसको बच्चों क्रॉस में कर देंगे ऐसे 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 5। ध्यान से समझ पा रहे हो। तो एलसीएम लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिएगा हमें यहाँ पे ए बी और सी की रेशो निकालनी है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एरो के हिसाब से हमने बच्चों चलना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 3 2 जा कितने होते हैं बच्चों देखिएगा 6 हो गया और यहाँ से 5 2 जा कितने होते हैं 10। ओके, तो ये ए रेशो बी और रेशो सी आ गई हमारे पास वैल्यू। ओके, अब देखिएगा आपसे पूछा क्या गया है, ए प्लस बी पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है, आप इन दोनों को प्लस कर देंगे
तो बच्चों कितना आएगा 15 और रेशो में रखेंगे। अब बी और सी को प्लस करेंगे तो 6 प्लस में 10 कितने होते हैं बच्चों 16 होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत इजी कंसेप्ट है, आप इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार रिपीट होता है, तो आप अच्छे तरीके से समझिएगा इसको ज़रा। हम इसको बच्चों इस तरीके से करते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है a प्लस बी और a इंटू में b और बाय में 100। अगर इसका रिजल्ट बच्चों आता है प्लस का तो इसका मतलब वृद्धि होगी, और अगर इसका रिजल्ट आता है माइनस का तो ये कमी होगी। ये बच्चों बहुत बार यूज होता है फॉर्मूला। ओके, ध्यान से आप इसको समझ लें। अब a की वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट दे रखा है बच्चों परसेंटेज, उसको हम a मान लेंगे, जो सेकंड परसेंटेज है उसको हम b मान लेंगे। अब देखिए आपको क्या दिया गया है कि 20% बढ़ाया गया है तो हम इसको प्लस रखेंगे, और 20% क्या किया गया है, कम किया गया है, तो उसको बच्चों हम माइनस रखेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझ लें ज़रा, ये जो बढ़ रहा है उसको प्लस, जो घट रहा है उसको माइनस। प्लस में क्या आएगा बच्चों देखिएगा, a की वैल्यू है 25 और b की वैल्यू है बच्चों माइनस के 20, तो इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं इस तरह से। एक बार समझ में आ जाए फिर दिक्कत नहीं है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ देखिएगा बच्चों 25 में से 20 गए तो 5 होता है, ये माइनस है ये प्लस है, ध्यान से देख लें जरा इसको, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसका मतलब ये माइनस आएगा, और 5 में से 5 गया तो बच्चों कितना होता है 0। इसका मतलब नो चेंज, यानी कि रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर आपके पास इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा एक बस 45 किलोमीटर पर हार की चाल से समान दिशा में, ये बच्चों पॉइंट नोट करने का है, देखिएगा समान दिशा में 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो हमें ट्रक की चाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये ट्रेन की तरह ही क्वेश्चन है, जैसे दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा समान दिशा में है, यानी कि जिधर ट्रक जा रहा है उसी तरफ बस है। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा जो ओवरटेक कर रही है वो बस कर रही है, इसका मतलब बस की चाल जो है बच्चों वो ट्रक से ज़्यादा होगी। तो इसको मैं एक डायग्राम से आपको क्लियर कराता हूँ, ध्यान से समझ लें ज़रा। ये बच्चों देखिएगा 150 मीटर की जो दूरी है, यहाँ पे तो ट्रक है और यहाँ पे बस है, ध्यान से समझ लो ज़रा। इन दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, इधर ही जा रहे हैं दोनों। तो जो बस की चाल है बच्चों वो तो दे रखी है 45 किलोमीटर पर हार, ठीक है। ट्रक की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर हार, ओके, और सेम डायरेक्शन में है। आपको पता है जब ये सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जो चाल है वो आपस में माइनस हो जाती है, ओके। तो ये आएगा 45 माइनस में x, क्योंकि बस ओवरटेक कर रही है उसको, ओके। तो बस की चाल ज़्यादा है। तो यहाँ देखिएगा जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी होगी, ये 150 मीटर जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। पहले तो बस को ये कवर करनी पड़ेगी, यानी कि इसी को हम क्या मानेंगे यहाँ पे डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को बस जो है वो कितने में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। और यहाँ से बच्चों जो स्पीड आई है इन दोनों की वो 45 माइनस में x किलोमीटर पर हार है। क्लियर है। कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये मीटर है, ये सेकंड है और ये किलोमीटर पर हार है, ओके। तो ध्यान रखिएगा यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। अब देखिएगा स्पीड का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डी बाई में टी। क्लियर पॉइंट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिएगा 45 माइनस में x, यानी कि जो स्पीड है इनकी रिलेटिव स्पीड है, तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों देखिएगा 150, और उसको टाइम कितना क्रॉस करने में लग रहा है 30 सेकंड। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से आता है ये 5, लेकिन यहाँ से बच्चों ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। और ये किस में है बच्चों देखिएगा, चाल हमारी किलोमीटर पर हार में। तो हम इसको यहाँ से किलोमीटर पर हार में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके लिए हमने बताया हुआ है 18/5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ से कितना आया देखिएगा 18। ये 45 माइनस में x है, और ये कितना है बच्चों देखिएगा 18। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब जब हम इनको चेंज करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगी बच्चों 27 किलोमीटर पर हार, ओके। यानी कि जो ट्रक की चाल होगी वो 27 किलोमीटर पर हार, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 10 बैल 7 महीने के लिए, बी 12 बैल 5 महीने के लिए, और जो सी है वो 15 बैल 3 महीने के लिए चराता है।
यदि चारागाह का किराया 350 रुपये हो तो सी का किराए में कितना हिस्सा होगा। ओके, तो बच्चों देखिएगा ये क्वेश्चन उसी तरह से है, जैसे मान लीजिए ए ने कुछ राशि अलग महीनों के लिए लगाई है, बी ने राशि का निवेश अलग महीने के लिए किया और सी ने राशि का निवेश अलग महीने के लिए किया है। तो बच्चों हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनका जो निवेश की तरह, जैसे अगर मान लें हम यहाँ पे देखें 10 बैल हैं और 7 महीने हैं, तो अगर हम इसको 1 महीने में कन्वर्ट करते हैं तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। इसी तरह से जो बी की रेशो है उसको भी हम ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इंटू में 5। इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। ओके, अभी तो समझने के लिए हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों देखिएगा 15 इंटू में 3, तो ये कितना है बच्चों 70 और ये कितना है बच्चों 60 और यहाँ पे कितना है बच्चों 45। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना आ जाएगा 12। 5 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा बच्चों ये इससे आगे कैंसिल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका अनुपाती योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अनुपाती योग। तो योग कितना हो जाएगा बच्चों 35 हो जाएगा। अब देखिए जो टोटल किराया था वो कितना था 350। ओके, अनुपाती योग है 35, तो हम 1 की यूनिट में इसको निकाल लेते हैं। क्लियर है, तो 1 किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ से देखिएगा 10 के बराबर होगा। इसी तरह से सी का जो हिस्सा आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आ जाएगा। और अगर बी का भी निकालना है तो बच्चों वो कितना हो जाएगा 120 और ए का कितना आ जाएगा बच्चों 140। तो इसका मतलब सी का हिस्सा कितना है बच्चों यहाँ से 90, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, बहुत ईजी है, सिर्फ आप कंसेप्ट को समझते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखिएगा बिना ढक्कन के घन का बाहरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बाहरी लंबाई जो है बच्चों वो 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई जो है वो 0.5 सेंटीमीटर दे रखी हो। ओके, जब भी बच्चों आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करें तो आप 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। आपको एक तो फिगर आपको क्लियर होनी चाहिए, एक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, तीसरा आपको यूनिट। ओके, फिगर, फॉर्मूला और यूनिट आप क्लियर कीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम देखिएगा इसका हम एक यहाँ पे डायग्राम शो करते हैं। ओके, ये हम एक क्यूब लेते हैं। क्लियर है बच्चों, क्या लेते हैं, एक क्यूब, यानी कि जिसको हिंदी में हम घन बोलते हैं। इस तरह से हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। क्लियर है, यहाँ से देखिएगा। अब जो इसकी लंबाई दे रखी है बच्चों देखिएगा, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। दूसरा आपको ये बोला गया है कि इस घन का ढक्कन नहीं है, यानी कि आपको वन साइड ओपन बोला गया है, तो तकरीबन ये होता है बच्चों इसका ढक्कन नहीं है, यानी कि ये वाला हिस्सा इसमें नहीं है। तो हमें जो एरिया निकालना है वो हमें इन 5 साइड्स का निकालना है बिना ढक्कन के। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा आपको पूछा गया बाहरी संपूर्ण पृष्ठीय, तो मोटाई की वजह से इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सिर्फ हमें बाहरी निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। क्या होता है बच्चों, 6a²। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी एक यहाँ पे ढक्कन नहीं है, यानी कि एक तरफ से खुला है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसका एक ही हिस्से का एरिया होता है बच्चों वो होता है 5 × 5, जैसे a² होता है, तो उसको बच्चों हम माइनस कर देंगे यहाँ से a²। तो इसका मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है वो करना है 5a², और a की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पे देखिएगा 5 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 × 5² का मतलब क्या बच्चों देखिएगा 25, इसका मतलब 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं, फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं, आंसर निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है। अब देखिएगा बच्चों एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पॉलीगन है, उसके 27 डायगोनल दे रखे हैं, यानी कि एक बहुभुज जिसके विकर्णों की संख्या हमें दे रखी है बच्चों 27, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिएगा जो विकर्णों की संख्या होती है उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। किसी भी आप बहुभुज के यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, देखिए 3 - 3 तो 0 होता है, इसलिए त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है बच्चों देखिएगा आपको 27। क्लियर है, यहाँ से हम भुजाएं भी निकाल सकते हैं और विकर्ण भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, याद रख लीजिएगा। 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास n × n-3 और इक्वल टू 54। क्लियर है, अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं आगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। हमें वो नहीं करना है, हम यहाँ से ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि पहला है बच्चों 9, तो हम यहाँ पे 9 रख के देखेंगे, 9 आ जाएगा, और 9 में से 3 गया तो बच्चों 6 होता है,
तो आप देख रहे हैं कि बोथ साइड इक्वल आ जाती हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस तरह से हेल्प लेकर। ओके, फर्स्ट लुक में बच्चों देखने पे ऐसा लगता है क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके फिर स्क्वायर रूट निकालना बहुत लेंथी हो जाता है। लेकिन बच्चों अगर हम इसमें एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, इसमें और इसमें 2 का फर्क है। ओके, हम इसको जरा सा लिखने का स्टाइल चेंज करते हैं इसका, और उससे आपको क्या नजर आएगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा आपको। ये देखिएगा 2 4 3 7 और +1, क्लियर है बच्चों? देख लीजिएगा यहाँ से, यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी है 2 4 3 6, इसकी वैल्यू कितनी है 2 4 3 8। अब हुआ क्या बच्चों, देखिएगा ये एक आइडेंटिटी होगी हमारे पास, a माइनस में b और a प्लस में b किसके इक्वल होता है बच्चों? देखिएगा a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, क्लियर है? तो यहाँ पे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? देखिएगा 2 4 3 7 को, और b किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? देखिएगा यहाँ पे 1 को। तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू क्या आएगी 2 4 3 7 स्क्वायर और माइनस में 1 स्क्वायर और प्लस में 1। ओके, देख लीजिएगा बहुत ईजी हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 से 1 कैंसिल, और स्क्वायर जो है बच्चों, और यहाँ पे है स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों 2 4 3 7, यानी कि ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। देखिएगा कितना इजी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 12, एक्स वाई कितना दिया हुआ है बच्चों 27, और आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में बच्चों कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको जस्ट हमें क्या करना है बच्चों, अगर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए यहाँ से, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो ऐसे 2 नंबर हैं जिनकी प्रोडक्ट 27 है, और यहाँ पे जब हम उनको ऐड करते हैं तो 12 आता है। तो हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, देखिएगा 2 नंबर ऐसे ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन जिनकी 27 आए। तो जब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके बच्चों कितना आता है 27 आता है। क्या ये इस कंडीशन को भी पूरा करते हैं? तो यहाँ देखिएगा 9 प्लस में 3 कितना होता है बच्चों? देखिएगा 12 होता है, तो इस कंडीशन को भी पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू बच्चों हमारे पास 9 आई, और y की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3 आई। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x क्यूब प्लस में y क्यूब, यानी कि हमें इसकी वैल्यू क्यूब में निकालनी होगी और इसकी वैल्यू भी क्यूब में निकालनी होगी। तो 9 का क्यूब अगर हम करते हैं बच्चों, तो ये आता है 729, क्लियर है? और 3 का क्यूब करते हैं बच्चों, देखिएगा वो आता है 27, और दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो बच्चों ये आ जाएगा 756, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। आई होप दोनों क्वेश्चन बहुत इजी लगे होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 रुपये की एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 96 रुपये दिया गया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों हम एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले से कराते हैं, जो इस तरह से होगा d = PR² अपॉन 100 स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिएगा जरा इस फॉर्मूले को। d का मतलब होता है बच्चों अंतर, p का मतलब है मूलधन, r का मतलब है दर, और ये ध्यान रखना 2 साल के लिए ये एप्लीकेबल होगा, जब समय आपको दे रखा होगा 2 इयर्स। ओके, तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ देखिएगा हमें क्या दिया गया बच्चों 96 जो है वो तो दे रखा है डिफरेंस, क्लियर है बच्चों? देखिएगा 96 रुपये अंतर दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। मूलधन हमें दिया गया है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा जो प्रिंसिपल है वो 15,000 रुपये है, और आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 100 स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिएगा 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जीरोज कैंसिल हो सकती हैं जीरोज कैंसिल कर दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, 5 3 जा और 5 2 जा जाएगा। इस 3 से बच्चों यहाँ पे भी हम कैंसिल कर सकते हैं 32। तो जब बच्चों हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आर की वैल्यू जो बच्चों आती है वो 64 आती है, और 64 जो बच्चों होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू जो आएगी बच्चों 8% आएगी। ओके, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इससे आप अंतर ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं और दर ज्ञात कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियाँ 140 मीटर और 160 मीटर लंबी क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी?
बच्चों यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ध्यान से देखिएगा। 2 रेलगाड़ियों की लंबाई भी हमें दे रखी है, ओके, उनकी स्पीड भी हमें दी गई है। हमें सिर्फ ये निकालना है कि वो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिएगा, पहली जो रेलगाड़ी है उसकी हम लंबाई यहाँ पे लेते हैं 140 मीटर, ओके। दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई को बच्चों हम लेते हैं यहाँ पे 160 मीटर। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब देखिएगा, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं ऐसे, क्लियर है? तो गाड़ियां बच्चों जब भी विपरीत दिशा में चलें या समान दिशा में चलें तो जो टोटल डिस्टेंस होगी ना बच्चों, वो हमेशा इन दोनों की लंबाई को प्लस करके आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या लेते हैं बच्चों, देखिएगा 300 मीटर लेते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब देखिएगा, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, एक दूसरे की हेल्प करेंगी, यानी कि जो इनकी चाल होगी उसको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी बच्चों 60 और 40 को प्लस करने से कितनी आती है बच्चों, देखिएगा 100 किलोमीटर पर हार। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और जो चाल है हमारी वो किलोमीटर पर हार में है। और किलोमीटर पर हार को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें देखिएगा 5 बाय में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर है बच्चों? देखिएगा, ओके। अब हमें निकालना क्या, इसमें टाइम निकालना है, यानी कि वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो यहाँ से जो टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ से कितनी है बच्चों, देखिएगा 300, क्लियर है? और जो स्पीड है बच्चों देखिएगा वो कितनी आएगी, यहाँ से 500 हो जाएगा। और जो 18 है बच्चों वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से समझ लें जरा इस बात को। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल हो गई यहाँ से, तो ये 54 बाय में 5 आया। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो 10 पॉइंट में 8 आ जाएगा बच्चों, और ये आएगा क्या, सेकंड्स, यानी कि वो एक दूसरे को 10.8 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगे। क्लियर है बच्चों? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तांबे की तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार से एक वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो बच्चों जब कभी भी आपके पास एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन कोई भी आए तो आपने हमेशा बच्चों ध्यान रखना है 3 चीज़ों का। एक तो आपको फिगर क्लियर होनी चाहिए, दूसरा आपको उसका जो फॉर्मूला होता है जो आपको फाइंड आउट करना है वो पता होना चाहिए, तो यूनिट, यानी कि फिगर, फॉर्मूला और यूनिट, 3 चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों देखिएगा, आपको दिया गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। यहाँ पे कहा गया कि तार को एक वर्ग के रूप में, ओके, यानी कि हम तार से एक स्क्वायर बनाते हैं बच्चों, देखिएगा इस तरह से, ये वाला स्क्वायर रहा, इसका हमें एरिया दिया गया है, और एरिया दिया गया है बच्चों 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है बच्चों वो ये चीज़ होती है, क्लियर है? तो ये 121 दिया गया है, क्लियर पॉइंट। अब एरिया जो होता है बच्चों स्क्वायर का वो होता है साइड स्क्वायर, यानी कि आपको दिया गया है 121, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 स्क्वायर। तो इसका मतलब जो इसकी साइड आई बच्चों वो कितनी आ गई 11, क्लियर है? तो सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की, तो सारा क्या आएगा बच्चों आपके पास 11 आएगा। अब आपको क्या दिया गया आगे कि क्या कहते हैं कि इस वर्ग को यहाँ से देखिएगा, ये तार है जो, इस तार को हमने यहाँ से ऐसे काट दिया और उससे हमने एक वृत्त तैयार किया इस तरह से, क्लियर है बच्चों? देखिएगा ध्यान से, इससे हमने एक वृत्त तैयार किया, यानी कि जो वायर यहाँ थी वो अब इस तरह से हो गई, और ये क्या हो गया बच्चों, एक सर्कल, यानी कि एक वृत्त तैयार हो गया। तो देखिएगा क्या चीज़ नहीं बदलेगी इसमें बच्चों, जो इस तार की लंबाई है वो इस तरह से होगी, क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ब्लू कलर में, इसको बोलते हैं बच्चों परिधि, ओके। इंग्लिश में इसको बोल देंगे सरकमफेरेंस, और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 2πr, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इस तार की अगर हमें लंबाई देखनी हो कि कितनी है, तो हम देख सकते हैं कि 11 को 4 टाइम्स प्लस कर देंगे तो आपके पास तार की लंबाई आ जाएगी, यानी कि इसका जो परिमाप होगा, पैरामीटर होगा, वो इसकी परिधि के बराबर होगा। तो बच्चों आपको पता है कि पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, ओके। हमें यहाँ से r फाइंड आउट करनी है, और जो इस तार की लंबाई बनेगी बच्चों वो कितनी बनेगी, देखिएगा यहाँ से 44। तो बच्चों देखिएगा हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखिएगा यहाँ से 7 आ जाएगा, ओके। अगर आप इस तरह से बच्चों फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं, फॉर्मूला आपको क्लियर है, यूनिट आपको क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं आपके लिए, ओके। बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखाखंड AB के अंत बिंदु
a -5 और 4 और b जो है आपके पास 7 - 8 है, तो इस रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ओके, पहले हम बच्चों यहाँ पे देखिएगा एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जो यहाँ पे दिया गया है, ये पॉइंट आपका a और ये पॉइंट आपका b। क्लियर है। a के जो निर्देशांक हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो -5 और 4 और b के हमें दे रखे हैं बच्चों 7 और -8। देखिए सपोज कीजिएगा एक पॉइंट हम ये C लेते हैं जो मिड पॉइंट है। ओके, ये जो C है बच्चों यहाँ पे ये मिड पॉइंट है और हमसे पूछा गया है कि इसके हमें निर्देशांक निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपको पता है मिड पॉइंट जो बच्चों 1:1 की रेशो में इसको डिवाइड करेगा, यानी कि हाफ इधर होगा और हाफ इधर होगा। ओके, तो जब कभी इस तरह से मिड पॉइंट के निकालने हो बच्चों हमें निर्देशांक, बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे -5 में इस 7 को प्लस करेंगे। ओके, क्या करेंगे, -5 में 7 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे किया तो बच्चों ये कितना आएगा 2/2, तो इसके मतलब क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से बच्चों 4 में हम -8 को प्लस करेंगे, तो माइनस है तो बच्चों देखिएगा प्लस को माइनस का कन्वर्ट कर देगा, ये 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में। तो यहाँ पे कितना है -4 और बाय में 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -2। इसका मतलब जो ये C है इसका ये तो x वैल्यू होगी और ये बच्चों y वैल्यू होगी, तो यहाँ से आएगा 1 - 2। ओके, ऑप्शन देखिएगा बच्चों हमारे पास कौन सा है, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। बहुत इजी है, तो जब कभी हमें मिड पॉइंट निकालना तो हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, देखिएगा 30% और 20% के दो लगातार बट्टों यानी कि डिस्काउंट के एक समतुल्य बट्टा बताना है। यानी कि ये दोनों मिलके अगर हम इस तरह से डिस्काउंट की बात करें तो ये किसके इक्वल है। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, एक तो बात ध्यान हमें से रखनी है बच्चों, ये 30 प्लस में अगर आप 20 करते हो तो 50 आता है। इस तरह के अगर कभी भी लगातार बट्टे आपको दे रखे हैं तो कभी भी वो इन दोनों के योग के इक्वल नहीं आएगा। कभी भी आपने इनको प्लस करोगे तो उसके इक्वल नहीं होगा 50, तो इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। तो इसको बच्चों हम एक फॉर्मूले से देखते हैं, जो डिस्काउंट का फॉर्मूला है a प्लस में b और यहाँ पे माइनस आता है बच्चों इसमें फॉर्मूले में देखिएगा, और बाय में 100। तो ये जो यहाँ से आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। a की वैल्यू कितनी है बच्चों देखिएगा 30, b की वैल्यू कितनी है 20, माइनस में क्या आएगा बच्चों देखिए 30 इंटू में 20 और बाय में 100। क्लियर है बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनता है 50 और 3 2 जा कितने होते हैं 6। तो ओके 50 माइनस में 6 किसके इक्वल आया बच्चों 44। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका आंसर कितना है बच्चों हमारे पास 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM का गुणनफल हमें दिया गया है 2028। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, आप एक फॉर्मूला हमने पहले करवाया हुआ है, वो क्या होता है बच्चों देखिएगा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, इस फॉर्मूले को आप जरा ध्यान से देख लें, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होता है, HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल होता है। यहाँ पे बच्चों जो संख्याएं दे रखी हैं वो 3:4 में दे रखी हैं, तो हम मान के चलते हैं कि पहली संख्या जो है वो 3x ली हमने और दूसरी संख्या ली 4x। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो HCF और LCM का गुणनफल है वो कितना दे रखा है बच्चों आपको, प्रोडक्ट इनकी 2028। ओके, तो जब हम यहाँ से देखिएगा, अगर आपका यहाँ पे देखें बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर आपकी क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे। अगर सेम बेस होता है तो यहाँ से x² आ जाएगा, और जब आप इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बच्चों ये आता है 169, और 169 जो होता है बच्चों वो 13 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास आई बच्चों यहाँ से देखिएगा 13। ओके, तो एक नंबर हमारा 3x था, तो हम क्या करेंगे बच्चों 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों 39। दूसरा नंबर हमारा 4x है, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कितना होता है 52। और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों नंबर्स का टोटल कितना बनेगा, वो होगा बच्चों कितना 91, यानी कि ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी कभी बच्चों कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने क्या करना, इनका जो बेस है वो एक जैसा करना है। यहाँ पे देखिएगा 5 को तो हम आगे फैक्टर्स नहीं कर सकते इसके, तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। और 25 का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो 5 इंटू में 5, क्लियर ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम पावर की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 5 × 2 आएगा, और यहाँ पे 3x माइनस में 4। क्लियर।
अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, देखिएगा ये तो एज इट इज रहेगा, क्लियर। और यहाँ पे 2 जो है वो इनसे सभी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 की पावर 6x और माइनस में 8, क्लियर। अब देखिएगा बेस सेम हो गया बच्चों, तो पावर भी सेम होंगी, यानी कि आपने क्या करना है, इसको और इनको दोनों को कंपेयर करके इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 3 और इक्वल टू 6x माइनस में 8। तो x को हम यहाँ पे ले जाएंगे और 8 को हम इधर, इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 5x, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे यहाँ जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो ये 11 में 5 आएगा, ना कि 5 में 11। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं भी 200 और 400 के बीच 9 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं, क्लियर। यानी कि 200 से लेकर 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाग होंगी। तो अगर बच्चों कोई इस तरह से सोच रहा है कि पहले हम 200 से अगली संख्या निकाल लेंगे जो 9 से भाग होगी, जैसे 207, फिर 216, और इस तरह से करते करते बच्चों 396 जो है वो लास्ट संख्या होगी जो 400 से पहली भाग होगी। अगर इस तरह से कोई काउंट करने की सोच रहा है बच्चों, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके अंदर हम AP सीरीज लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान मेथड मैं आपको और समझाता हूँ। देखिएगा हमें क्या करना है बच्चों, जैसे 200 है, क्लियर है ना, इस 200 को आप 9 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा बच्चों, डिवाइड करने के बाद देखिएगा 2 0 फिर से 2, और यहाँ पे जैसे रिमाइंडर 2 आया तो डेसिमल्स में नहीं जाना, अपने यहीं तक करना है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, 400 को भी 9 से डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो बच्चों यहाँ से कितना आता है, देखिएगा हमारे पास ये आता है बच्चों 44, क्लियर है। इसका भी रिमाइंडर 4 बचता है, यहीं छोड़ दीजिएगा, इसको डिवाइड आगे नहीं करना है हमने। अब देखिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चों हम 1 से बात करें भाई, 1 से लेकर 400 तक की, तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 9 से भाग हो रही हैं, 44 हैं। अगर हम बच्चों 1 से लेकर 200 तक की बात करें तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं बच्चों, देखिएगा 22 हैं। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि 200 से आगे और 400 तक की संख्याएं, यानी कि हमें ये वाली संख्याएं निकालनी है, समझ रहे हो पॉइंट को। तो इसका मतलब कि हम 44 में से 22 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे 22, क्लियर, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याओं x और y का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक तथा LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है। यदि x प्लस वाई की वैल्यू 36 हो तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो बच्चों आप एक कंसेप्ट को समझ लीजिएगा ज़रा ध्यान से। जो दो संख्याएं होती हैं उनकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आती है। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन होगी बच्चों वो HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/x प्लस में 1/y। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लेंगे इसका LCM। यहाँ पे देखिएगा जब इस तरह से कोई भी होगा आपके पास तो LCM में क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया तो y बचा, y से हम यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे y से कैंसिल हो गया तो बच्चों यहाँ पे आएगा x। ओके, अब आपने एक बात ध्यान रखनी है भाई, जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें बच्चों, यहाँ देखिएगा 36, तो हम यहाँ पे 36 लिखेंगे। ओके, और जो x और y यानी कि HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन होगी बच्चों वो कितनी होगी, HCF कितना है 3 है और LCM कितना है 105। तो बच्चों जब हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना होता है 12 आ जाता है। फिर हम इसको 3 से कैंसिल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। तो आपका जो आंसर है बच्चों यहाँ से 4y में 35 आंसर आ जाएगा। ओके, इस कंसेप्ट को यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि यदि 11 पेंसिलें 10 रुपये की खरीद कर 10 पेंसिल 11 रुपये की बेच दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। एग्जामिनर बच्चों क्या करता है, कई बार यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट ना देकर लाभ प्रतिशत ज्ञात की, वो क्या कहता है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो आपने थोड़ा सा समझना है, ज़रा देखिएगा। पेंसिलों की संख्या कितनी है 11, कितने रुपए में खरीद रहे हैं 10 रुपये में, और हम 10 पेंसिल 11 रुपये की बेच रहे हैं, यानी कि खरीदी हमने ज़्यादा थी कम पैसों में
और बेच हम कम रहे हैं ज़्यादा पैसों में, तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। ओके, इसको वो कई तरीके से किया जा सकता है, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल बताता हूँ। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो वस्तुएं हैं वो तो आपने यहाँ पे लिखनी है और जो मूल्य है बच्चों वो यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ लो जरा इस पॉइंट को ध्यान से। वस्तुएं कितनी है बच्चों, देखिएगा 11 है, वो हमने यहाँ लिख दी। और मूल्य कितना दिया गया बच्चों, देखिए इसका 10, वो हमने यहाँ लिख दिया। दूसरी सिचुएशन में क्या है बच्चों, देखिएगा 10 तो यहाँ पे वस्तुएं हैं और मूल्य कितना है बच्चों, देखिएगा उसका 11 है। क्लियर है। फिर आपने क्या करना, इनकी ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है और इनकी ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो ये होगा मल्टीप्लाई करके उसको आप यहाँ पे लिखोगे 121, माइनस में जो ये मूल्य का मल्टीप्लिकेशन आएगा बच्चों इसको लिखना है आपने यहाँ पे, देखिएगा। और बाय में क्या आएगा, 100 आएगा, और इनटू में क्या होगा बच्चों, देखिएगा 100। क्लियर है बच्चों। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, कैंसिल करने के बाद अगर इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पे प्लस आती है, क्या आती है, प्लस आती है, तो क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। और अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाती है माइनस, तो बच्चों फिर हानि होगी। तो यहाँ से देखिए प्लस के 21 आए हुए हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चाय है, वह इसका कुछ भाग 20% लाभ पर तथा शेष भाग 5% हानि पर बेच देता है। इस प्रकार यदि उसे पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो तो 5% हानि पर उसने कितना हिस्सा बेचा था। ओके, जब कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको एक्स वगैरह मत मानिएगा, उस तरीके से मत कीजिएगा इसको आपने क्या करना होता है, एलिगेशन से। कैसे, अगर कुछ भाग इस तरह से दे रखा हो, कुछ ऐसे दे रखा हो और ओवरऑल में दे रखा हो, तो हमेशा एलिगेशन मेथड लगाइएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। एलिगेशन मेथड में क्या होगा बच्चों, देखिएगा सबसे पहले तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस में बच्चों क्या होता है, दोनों जगह पे ही आपका यहाँ पे भी प्रॉफिट है, वहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक में प्रॉफिट दिया है, एक में लॉस दिया है। ओके, तो जो प्रॉफिट है बच्चों उसको तो लिखेंगे हम प्लस में, किस में लिखेंगे, प्लस में। और जो बच्चों लॉस है उसको हम लिखेंगे माइनस में, किस में लिखेंगे, माइनस में। ये बात ध्यान से देख लीजिएगा। और फिर क्या करना होता है बच्चों, जो ओवरऑल होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 10%। मेरे ख्याल से लगभग सभी को क्लियर होगा मेथड, ऐसी बात नहीं है, फिर भी समझ लें अगर किसी को कोई दिक्कत है। तो यहाँ से देखो बच्चा 20 में से हम 10 को माइनस करके तो यहाँ लिखेंगे। क्लियर है। नॉर्मली क्या होता है, इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो प्लस की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है लॉस, तो इसलिए अब की बार इसको माइनस नहीं करेंगे बच्चों, इसको आप करेंगे प्लस। क्लियर है। तो अब इसकी रेशो निकाल लेंगे हम यहाँ से 3:2, तो अनुपाती योग कितना हो बच्चों, 5 हो गया। अब टोटल कितना था हमारे पास, देखिएगा 100 है, तो इसका मतलब हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और एक की वैल्यू आएगी बच्चों देखिएगा 20। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। आपसे क्या पूछा है, 5% हानि पे पूछा है कितना है, यानी कि ये वाला निकालना हमने, और वो कितना बच्चों 2 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट 20 के कुल है तो 2 यूनिट बच्चों किसके कुल होगी, 40 के कुल होगी। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 65 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको एक डायग्राम से शो कर देता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये हम एक आयताकार घास का मैदान लेते हैं ऐसे। क्लियर है। इसके अंदर बच्चों चारों तरफ, अंदर की तरफ, ये बात ध्यान रख लेना कि चारों तरफ रास्ता है, बीच में है या फिर एक साइड पे है, अंदर है या बाहर है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है जो रास्ता है वो अंदर की तरफ है। ओके, अगर हम इसकी नेमिंग करें तो A, B, C और D, इसी तरह से बच्चों P, Q, R, S। पहले आप कंसेप्ट को समझ लें, फिर उसके बाद हम इसको डायरेक्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये इस तरह से एक रास्ता बना हुआ है। क्लियर है। और इसकी जो चौड़ाई हमें दे रखी है वो 2.5 मीटर है। ये चारों तरफ बच्चों ऐसे ही है। क्लियर। अब जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी साइड दे रखी है बच्चों, वो हमें दे रखी है 110 मीटर। क्लियर। और इसकी जो चौड़ाई है वो 65 मीटर है। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इस रास्ते का। ठीक है। अब यहाँ आपने ध्यान रखना है इस बात का कि जैसे 110 मीटर है ना बच्चों, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो हमें ये पी क्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि पी क्यू कितनी है। तो आप देख रहे होंगे रास्ता इधर भी 2.5 है और इधर भी 2.5 है, तो इसका मतलब ये टोटल 5 हो गया। ओके, इसमें से हम 5 माइनस करते हैं तो ये बच्चों हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से समझ लो जरा इसको। फिर यहाँ देखिएगा 65 टोटल है,
5 इसमें से भी माइनस होगा, तो इसका मतलब ये 60 आ जाएगा। अब जो इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा ना बच्चों, ध्यान से देख लो, वो इस जो ABCD है और PQRS है, इन दोनों के एरिए का माइनस होगा। ओके, यानी कि जो इनका डिफरेंस होगा वो। अब देखिएगा जो हमारे पास यहाँ पे ये बड़े वाली आयत बनी है ABCD, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों L इंटू में B। तो बच्चों देखिएगा ये एरिया क्या बनेगा हमारे पास 110 इंटू में 65 और इसी तरह से 105 इंटू में 60। तो जब बच्चों आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो ये आता है 7150 और इसका जो एरिया आएगा बच्चों वो आएगा 0, 30 और 6। ओके, ये आया हमारे पास इसका बड़ी आयत का क्षेत्रफल और ये आया हमारे पास छोटी आयत का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, इन दोनों का अंतर होगा। ओके, तो जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो 850 मीटर स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, यानी कि ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ओके, जब कभी ऐसे क्वेश्चन बच्चों आए तो ध्यान रखिएगा, फिगर, फॉर्मूला और यूनिट, 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। कंसेप्ट को एक बार समझ के फिर हमने एग्जाम में इसको ड्रॉ नहीं करना है, एग्जाम में हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगी। ओके, तो इस इक्वेशन में बच्चों हम थोड़े से चेंजिंग करते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखिएगा जरा ध्यान से देख लें आप इसको। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, x² माइनस में 4x। ये जो बच्चों 8 है पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर इसमें समझाता भी हूँ आपको। देखिएगा क्या हमने किया है इसके अंदर, y² माइनस में 4y और प्लस में 4 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे x² माइनस में 4x प्लस में 4, यानी कि इस 8 में से 4 हमने यहाँ लिया, y² माइनस में 4y और एक 4 हमने यहाँ पे किया। ये बच्चों हमने क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए। देखो बच्चों, a² माइनस में 2ab और प्लस में b², ये होता है बच्चों a माइनस में b² के इक्वल होता है। ओके, देखिएगा क्या ये आइडेंटिटी यहाँ पे बनती है। थोड़ा सा हम इसमें और इस तरह से लिख देते हैं इसको, 2 इंटू में x इंटू में 2 और प्लस में 2²। देखिएगा जरा ध्यान से। ओके, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे हो गई हमारे पास। इसी तरह से जो y में है y को भी हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू में y और इंटू में 2 और प्लस में 2²। ओके, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, ये तो a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब एक ब्रैकेट हमारे पास ये आएगी x माइनस में 2² और एक ब्रैकेट बच्चों यहाँ से आएगी y माइनस में 2² और इक्वल टू 0। ओके, ध्यान से देख लें जरा, ये वैल्यू और ये वैल्यू 0 होगी हमारे पास, तभी तो वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब x की वैल्यू जब हम यहाँ पे बच्चों 2 पुट करेंगे तभी ये 0 होगा पोर्शन, जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तभी ये पोर्शन 0 होगा। और हमसे क्या पूछा गया बच्चों, x माइनस में y, यानी कि 2 माइनस में 2 किसके इक्वल हो गया बच्चों, देखिएगा 0 के इक्वल हो गया, यानी कि ऑप्शन सी आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक 75 मीटर ऊंचा खंभा है, इसके आधार से 75 मीटर दूर एक बिंदु का कोण हमें ज्ञात करना है। ओके, पहले तो आप इसका देखिएगा एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना इजी हो जाएगा। ये इस तरह से बोला जा रहा है बच्चों, देखिएगा क्लियर है। यहाँ पे हम इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं A, B और C। यहाँ पे कहा गया है भाई 75 मीटर का एक खंभा है बच्चों और इसके 75 मीटर दूर, इसके आधार से 75 मीटर दूर इस एंगल को फाइंड आउट करना हमने। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है, यहाँ पे देखिएगा ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर बाय में बेस जो होता है बच्चों वो होता है टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर बाय में बेस क्या होता है, टेंजेंट, यानी कि लंब बटे में आधार, क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है बच्चों, देखिएगा 75 बाय में 75, यानी कि 1 आ गया है यहाँ से कैंसिल आउट होके। ओके, तो टेंजेंट थीटा जो है बच्चों 1 जो वैल्यू होती है वो टेंजेंट 45 में होती है। ओके, ये कुछ आपको याद भी रखनी चाहिए ऐसी वैल्यूज। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखिएगा 45, यानी कि ये एंगल हमारा आया यहाँ से 45। आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।